अस्सलाम वालेकुम तब भाई. परफेक्ट. वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इलास्टिक कनेक्शंस. एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क लगा है आपको इस कुर्सी पे बिठाने के लिए. It happens. तो इट डज. और बस तो स्टार्ट हम यूजुअली इस तरीके से करते हैं कि मैं क्या ही आपको इंट्रोड्यूस करूँ. यू हैव वास्ट एक्सपीरियंस, इज वास्ट बिन एन अमेजिंग जर्नी. अगर आप खुद से थोड़ा सा बताएं अभी स्टार्टिंग में अपनी जर्नी के बारे में, कैसी रही है यार जर्नी हैज़ बीन अमेजिंग. बहुत इंटरेस्टिंग. एक बिल्कुल कॉमन इंसान की जैसे जर्नी होती है. उसमें अप्स भी हैं, डाउन्स भी हैं, मल्टीपल एक्सपीरियंसेस भी हैं. एक साइंटिस्ट बनने का जुनून था, वो भी एक्सपीरियंस किया कि हाउ टू बिकम अ साइंटिस्ट, व्हाट इज़ अ साइंटिस्ट. एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट बनने का ख्वाब था जब स्कूल में होते थे. तो थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट से बन के हम कंप्यूटर साइंटिस्ट बन गए, कंप्यूटर साइंटिस्ट से फिर न्यूरो साइंटिस्ट बन गए. तो अब जर्नी किस तरीके से मैप की जाए ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम पूरी ही जर्नी मैप करेंगे. बिल्कुल. और उसमें से मल्टीपल चीज़ें निकालेंगे. डेफिनेटली. तो अब हम अर्ली चाइल्डहुड पे भी बात करेंगे. बिल्कुल. ठीक है, हम स्कूलिंग पे भी बात करेंगे, हम यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंसेस पे भी बात करेंगे, हम जॉब एक्सपीरियंसेस पे भी बात करेंगे, हम हो सकता है लव एक्सपीरियंसेस पे भी बात करें. ट्राई कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. हम पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस पे, आइडियोलॉजी पे भी बात कर सकते हैं. हम जर्नी के मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे बात कर सकते हैं कि किस तरह के, फॉर एग्जांपल आपको मेंटर्स मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, आपको मोहसिनीन मिलते हैं, ऐसे ही आपको ज़िंदगी में इस तरह के इंसान मिलते हैं कि जो आपको शेप कर जाते हैं. ऐसा ही है. और वो लोग ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हों, और कभी कभी ज़रूरी भी होता है कि प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हों. तो बहुत अच्छी जर्नी है. मतलब यार अब मैं किस तरीके से बताऊं, मतलब अब अपनी पैदाइश से ही लोग बताते हैं कि हमारी जर्नी कैसे हुई. हम अम्मी अबू की शादी हुई, उसके बाद मैं कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाता कभी भी. आपको आप जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से भी स्टार्ट करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा. हाँ. तो यार हमारी वालदा जो थी, हमारी वालदा 19 साल की थी जब उनकी शादी हुई. ठीक है. और बड़ी अमेजिंग पर्सनैलिटी है मेरी अम्मी की. और मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनसे मुझे लगता है इनहेरेंट की हैं, क्योंकि वो एक यंग मॉम थी. यंग मॉम एक बहुत एस्पिरेशनल मॉम्स भी होती हैं. तो मेरी अम्मी उनमें से एक हैं जो बहुत एस्पिरेशनल हैं, बहुत वेल रेड हैं. ठीक है. और उन्होंने मुझ पे बहुत टाइम स्पेंड किया है. ठीक है. मेरे अर्ली चाइल्डहुड के अंदर पजल्स हों, साइंटिफिक चीज़ें हों, मैथमेटिक्स हो, ठीक है, उर्दू हो, राइटिंग हो, लैंग्वेजेस की अंडरस्टैंडिंग हो. और मतलब जब मेरी अम्मी प्रेग्नेंट थी तो वो उस वक्त भी बैचलर्स का एग्ज़ाम दे रही थी अपने. ठीक है. तो वो ऑलरेडी अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करती थी, मास्टर्स की किताबें लेके आई, सिंधी लैंग्वेज की किताबें लेके आई, मल्टीपल चीज़ें वो पढ़ती रहती थी. तो जब वो पैदा हुई तो उन्होंने अपनी अम्मी को बोला कि भाई मैंने तो मेरा जो बेटा पैदा हुआ है ना वो एक ऑलरेडी बैचलरेट है, क्योंकि मैं बैचलर्स की चीज़ें पढ़ रही थी जब मैं प्रेग्नेंट थी. और वो बंदी ना बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स है यार. ऑफ कोर्स उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि एक कन्वेंशनल कंजर्वेटिव पाकिस्तान के अंदर जिस तरह पाकिस्तानी मॉम के अंदर डेफिनेटली दिखती हैं, पर उनके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें अनकन्वेंशनल भी हैं. मतलब वो बहुत ही पॉलिटिकली अवेयर बनती हैं. जैसे जॉन एलिया के जो भाई थे, आई थिंक अनीस अमरोही उनका नाम था. अब मैं नाम, अच्छा दरअसल मैं नामों में थोड़ा सा कभी कभी चीज़ें भूल जाता हूँ, पर मुझे चीज़ें याद रहती हैं. बिल्कुल. कि एग्जैक्टली व्हाट्स द सब्सटेंस ऑफ द नॉलेज, वही मैटर करती है. वो मैटर करता है, राइट. तो अब अम्मी ने, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने जब मैं यूरोप गया और जब मैं यूरोप में अपनी न्यूरो साइंस की तालीम हासिल कर रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा गज़लें सुना करता था. और वो गज़लें मतलब मेरा एक म्यूज़िकल पूरी जर्नी रही है. तो मेरे दोस्त भी ऐसे थे स्कूल के अंदर के जो म्यूज़िकली बहुत ओरिएंटेड थे. मैंने रॉक, मेटल, पाकिस्तानी म्यूज़िक, मल्टीपल म्यूज़िक, फिर क्लासिकल म्यूज़िक, बाख हो गया, ऑस्ट्रियन म्यूज़िक, ठीक है, और कॉन्सर्ट्स में जाना, थोड़ा सा म्यूज़िक मैं भी प्ले कर लेता हूँ. ओके. और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मैं भी प्ले कर सकता हूँ. मैंने जब फर्स्ट टाइम गिटार उठाया था तो मुझसे नहीं बजा था, बट बाद में जब मैंने गिटार थोड़ा सा प्ले करना शुरू किया तो मैंने बहुत नेचुरली ईस्टर्न रागास बजाता था. ओके, अमेजिंग. और वो बहुत ही मेरे पास नेचुरली आते थे. ठीक है. शायद हम इस मिट्टी से बिलोंग करते हैं तो नेचुरली आएंगे. तो फिर जब मैं गज़लें सुनता था ना तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल इकबाल बानो
बहुत बड़ा नाम है गज़लों में, बिल्कुल। बेगम अख्तर बहुत बड़ा नाम है गज़लों में, ठीक है, उस्ताद अमानत अली ख़ान बहुत बड़ा नाम है गज़लों में। इस तरह बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत, और मुझे गज़ल बहुत अमेजिंग आर्ट फॉर्म लगता है, बेशक वो राइटिंग में हो, गालिब हो, मीर हो, फैज़ हो, फराज हो, इब्न इंशा हो, उनकी नज़में हों, तो मैं उस तरह भी लिटरेचरली बहुत ओरिएंटेड हूँ और सुनने में भी, म्यूज़िकली भी बहुत ओरिएंटेड हूँ। तो जब मैं वापस आया ना तो मैंने अम्मी से बात की, मैंने गज़लें सुनता था और इस तरह गज़लें ये हुए हैं, तो कह रही है बेटा तूने इकबाल बानो सुनी है? तो मैंने कहा आपको कैसे पता है यार इकबाल बानो एग्जिस्ट करती है? हम तो यूट्यूब से चीज़ें आर्काइव करके, और इस तरह स्पॉटिफाई, और हमारे पास तो इंटरनेट है, वी हैव डेमोक्रेटाइजेशन इन्फॉर्मेशन, हम यहाँ से सुनते हैं, तो उनसे ना लेयर बाय लेयर चीज़ें निकलती रहती हैं। तो ये था कि अर्ली चाइल्डहुड के अंदर मुझे अम्मी ने ट्रेन किया, मैं स्कूल गया बहुत, मतलब मैंने क्लास KG के बाद क्लास 1 भी मैंने स्किप की। मैंने मल्टीपल 3-4 स्कूल्स के बाद ना डायरेक्टली एक स्कूल में गया जिसमें मैंने क्लास 2 में एडमिशन लिया। सही। हालांकि मैं उस क्लास 1 में एडमिशन लेने के लिए गया था, पर आई वाज एबल टू पास द टेस्ट ऑफ क्लास 4, तो मुझे क्लास 4 में डाल लेते, पर उन्होंने अम्मी ने कहा कि नहीं यार इसको आप क्लास 2 में डालें, ये थोड़ा एज वाइज बहुत छोटा हो जाएगा ना, तो ही कैन बी सब्जेक्ट टू बुली। तो फिर मैं क्लास 2 में गया और स्कूल में रहा, ओ लेवल्स किया। ओ लेवल्स के साथ फिर मुझे पैरेलली, जो मेरी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये कि पैरेलली मुझे मैट्रिक में भी डाल दिया मैंने। ओके। तो मैंने ओ लेवल्स मैट्रिक दोनों एक साथ किया है। अच्छा। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल 9th के अंदर फरवरी मार्च के अंदर एग्ज़ाम्स देता था 9th के, फिर मई जून में ओ लेवल्स के। ये पहली बार सुना है मैंने। ये ऑलमोस्ट बहुत कम लोगों के साथ ही हुआ है, शायद ही मैं अकेला ही हूँ शायद जिसके साथ हुआ है। मैंने भी आज तक कोई ऐसा इंडिविजुअल नहीं देखा जिसके साथ एग्जैक्टली ये हुआ वापस। ठीक है, तो फिर मैंने मैट्रिक भी ऐसे ही किया, 9 मतलब फरवरी मार्च में देता था पेपर्स मैट्रिक के, फिर O3 के, फिर इंटर किया, फास्ट आ गए, और कंप्यूटर साइंस की भी बहुत अमेजिंग जर्नी रही। साइंसेस का शौक़ बहुत पुराना था, मतलब ओ लेवल्स के दिनों से साइंसेस का शौक़ था, थ्योरेटिकल फिजिक्स का शौक़ था। अब्दुल सलाम, पॉल डिराक, स्टीवन फाइनमैन हो गया, ठीक है, रिचर्ड फाइनमैन, और इस तरह के बहुत फिजिक्स थे। आइंस्टाइन तो बहुत मशहूर है। फिज़िक्स का बहुत शौक़ था और फिज़िक्स के पेपर्स पढ़ते थे, क्वांटम फिज़िक्स के पेपर्स पढ़ते थे। कैलकुलस मैथमेटिकली में बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो कैलकुलस पढ़ते थे। तो ये था कि एक फ़िज़िसिस्ट बनने का ड्रीम था, पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई ख़ास फिज़िक्स का इंस्टीट्यूशन नहीं था उस वक्त, और एक प्यास एग्जिस्ट करता था और वो बहुत कम स्टूडेंट्स को लेता था। ठीक है, तो आपको हमेशा एक प्लान B, प्लान C, प्लान D रखना होता है। सही। तो कंप्यूटर साइंस वाज समथिंग विच वाज अमेजिंग, मतलब मेरा इंक्लिनेशन था उसकी तरफ, पर मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा फिज़िक्स थी। आई वांटेड टू डू नेचुरल साइंसेस। वो तो मुझे बाद में पता चला कि यार कि कंप्यूटर साइंस इज़ अमेजिंग, इट्स द वन ऑफ द मोस्ट कंटेम्प्रेरी मॉडर्न साइंसेज दैट वी हैव। और उसके अंदर भी जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं वो बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट से ड्रॉ हो रहे होते हैं, मतलब एल्गोरिथम्स हो, मैथमेटिक्स हो, मशीन लर्निंग हो, साइकोलॉजी उसमें पढ़ सकते हैं। तो कंप्यूटर साइंस इज़ अ ग्रेट बेस डिग्री टू डू। तो मैंने फ़िज़िक्स नहीं की, कंप्यूटर साइंस की, बहुत इंटरेस्टिंगली की वो। कंप्यूटर साइंस करते हुए आई गॉट इंटरेस्टेड इन द फर्स्ट ईयर इनटू ब्रेन्स, साइकोलॉजी, न्यूरो साइंसेस, बिकॉज मुझे कंप्यूटर साइंसेस बहुत ज़्यादा कोरिलेशन में रखते थे ब्रेन साइंसेस से, क्योंकि जॉन वॉन नॉयमन एक मैथमेटिशियन है, कंप्यूटर साइंटिस्ट ही हैं, उनकी कुछ बुक्स थी जो मैंने पढ़ी थी फर्स्ट ईयर के अंदर अपने, और उसके अंदर ना बहुत ज़्यादा ही वाज कंपेयरिंग द ब्रेन, द न्यूरो साइंसेस एंड द कंप्यूटर साइंसेस, and he was also very much inclined towards solving fundamental problems of mathematics, logic, structure of mathematics, logic of mathematics, or I think he has also contributed in a lot of different subjects. तो वो मैंने उनकी बुक पढ़ी और I got very inspired कि यार ये बहुत इंटरेस्टिंग एरिया ऑफ स्टडी है, और वो मैंने फिर कंटिन्यू रखी। मतलब मैंने हार्वर्ड से कोर्सेज़ किए ऑनलाइन, फिर मैंने MIT ओपन कोर्सवेयर के कोर्सेज़ किए। फिर फास्ट में एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि मैं लिटरेरी क्लब ज्वाइन कर लिया मैंने सोफोमोर ईयर में। लिटरेचर क्लब के अंदर फिर एक बिल्कुल ही अलग दुनिया खुल गई। ऐसा ही वहाँ पे लाइक माइंडेड लोग मिल गए जो पब्लिक स्पीकिंग करते थे, आइडियाज़ डिस्कस करते थे, डिबेट्स किया करते थे, थिएटर किया करते थे। ठीक है,
और चूंकि हमारा पुराना एक रीडिंग का शौक़ था और अंडर एक शायद कोई एक आर्टिस्ट भी था, या समझ लें एक बस कुछ करने का शौक़ होता है आपको, तो फिर TLC बहुत एक्सप्लोर करी, बहुत इंटरेस्टिंग लोग मिले। एक बॉय होता था हारिस अमीन के नाम से। हारिस अमीन उस वक्त तो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स लगता था वो बंदा, पर बहुत इंटरेस्टिंग था। उसने पब्लिक स्पीकिंग की बहुत सारी चीज़ें फास्ट में हमें इंट्रोड्यूस करवाई। तो हमने पब्लिक स्पीकिंग की, थिएटर लिखना शुरू किया, क्योंकि मेरे जो दोस्त थे स्कूल में इस तरह का ग्रुप था कि हम 2-3 दोस्त थे जिसके अंदर एक बंदे का बहुत ज़्यादा फ़िलोसॉफिकल इंक्लिनेशन था, एक बंदे का साइंटिफिक इंक्लिनेशन था, एक दोस्त था जो मैथमेटिकली बहुत इंक्लाइंड था, टूल्स बनाने का उसको बहुत शौक़ था, और दोनों म्यूज़िक करते थे तो दोनों को म्यूज़िक का बहुत शौक़ था। तो उनके साथ आप जब रहते थे तो हम लोग मल्टीपल आइडियाज़ डिस्कस करते थे। तो बस TLC में ये मौका मिल गया कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। तो आई वांटेड टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। तो मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन वहाँ पे किया कि 4th ईयर तक आई वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द लिटरेरी क्लब। पर फिर ये था कि मुझे साइंस का बहुत शौक़ था, तो फास्ट में उस वक्त इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं होती थी। तो रिसर्च चूँकि कम हुआ करती थी तो उतनी ज़्यादा मेरे अंदर मोटिवेशन होती थी कि आई हैव टू डू रिसर्च। तो हमारे प्रोफेसर थे डॉक्टर आसिम दादवेगान, जो अभी माजू में है, ठीक है। फिर एक प्रोफेसर थे डॉक्टर ताहा सलीम, वो स्वीडन से आए थे, वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के प्रोफेसर थे। तो उनके साथ मुझे फ़र्स्ट टाइम पता चला कि गूगल स्कॉलर, रिसर्च पेपर्स, जो कि मुझे ऑलरेडी पता था कि रिसर्च पेपर्स के अंदर मोस्टली रिसर्च कम्युनिकेशन हो रही होती है, पर दोज वर द पीपल के जो एक्टिवली रिसर्च कर रहे होते थे। तो उनके साथ हम भी इन्वॉल्व हो गए। फिर मैंने अपना थीसिस भी कॉग्निटिव न्यूरोसाइंसेस का किया। फिर मास्टर्स करने के लिए मैं यूरोप चला गया। पहले सिस्टम्स लिमिटेड किया, सिस्टम्स के बाद फिर मैं हबीब गया, 1 साल मैंने हबीब में पढ़ाया। हबीब के बाद मैं न्यूरोसाइंसेस पढ़ने चला गया। अब वो न्यूरोसाइंसेस के बाद एक पूरा एक और स्ट्रैंड है जर्नी का, एक पूरा टॉपिक है। तो you inject something because I've been talking for such a long time. नहीं, वो मैं भी इंटरेस्टिंगली सुन रहा था, cause I मुझे ये पता चला कि you have been an outlier बहुत छोटी एज से ही, जो आपने वो बताया कि भाई सेकंड क्लास में एडमिशन मिल रहा था, बट दे वर इंक्लाइंड कि आपको 4th क्लास का एडमिशन मिल सकता है, बट वॉज योर मॉम चॉइस के जो है ना सेकंड में मिले, बिकॉज यू नॉट बीइंग सब्जेक्टेड टू एनी काइंड ऑफ बुलिंग, और वो जो है वो एज के हिसाब से थोड़ा अप्रोप्रिएटली आपकी ग्रोथ होती रहे। बट उसके अंदर भी वहाँ से चलते चलते यूनिवर्सिटी तक की भी जो जर्नी है, उसके अंदर दिस इज़ अ वेरी अनकैनी अमलगमेशन ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस, क्योंकि मैंने ये बहुत, अगर मैं बोलूँ कि मैंने बहुत रेयरली ही देखी है। हाँ, मतलब मुझे ख़ुद भी ऐसे लगता है कि जो है मुझे भी किस्म के शौक़ थे, पर मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे साइंसेस का भी जो है ना लाइक एक्चुअल कोर साइंसेस का भी उतना ही शौक़ था जितना मुझे आपकी बातों में दिखा है। पर फिर ये तो लाजमी मैंने बहुत ही पहली बार ही देखा है कि इतना रेयर अमलगमेशन हो कि नहीं, जितना आपका कोर साइंसेस पे शौक़ है उतना ही आपका आर्ट्स, लिटरेचर, देन द लिटरेरी क्लब, ड्रामा, थिएटर, उसमें भी एक्टिव पार्टिसिपेशन। और उसके बाद तो आप यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन के बाद आप गए सिस्टम्स लिमिटेड, और सिस्टम लिमिट के बाद यू वर इन हबीब, वहाँ पे यू वर टीचिंग। तो ये एक सिस्टम में तो दिस वुड बी, जब मैं जितना गेस कर रहा हूँ, वुड बी अ मंडेन काइंड ऑफ जॉब ही होगी। और उसके बाद ये टीचिंग की तरफ जो है ये किस तरीके से हुआ? यार ये तुम सही बोल लो कि साइंसेस में जितना कोर मेरा इंटरेस्ट रहा है और आई विश कि मैं जब 40 साल का हूँ, 50 साल का हूँ, तब भी मैं उतनी ही रिगरेसली साइंस से प्यार करता हूँ जितना मैं आज करता हूँ। और मुझे लिटरली ह्यूमन इंक्वायरी जो है ना, ह्यूमन इंक्वायरी और अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिनोमेनास, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडल्स, अब एज साइंटिफिक थिंकिंग, नॉट जस्ट इन फॉर एग्जाम्पल फिजिकल साइंस, या मतलब फॉर एग्जाम्पल फिज़िक्स केमिस्ट्री की फॉर्म में, बट ऑल्सो साइकोलॉजी की फॉर्म में, सोशल साइंसेस की फॉर्म में, पॉलिटिकल साइंसेस की फॉर्म में, मतलब अंडरस्टैंडिंग दिस एक्सपीरियंस दैट वी लिव, द हिस्ट्री दैट वी हैव, व्हाट इज़ दिस स्पीशी, कॉस्मोलॉजी, और हाउ डज दिस प्लैनेट फंक्शंस, ऑल दिस इंट्रीग्स मी स्टिल,
तो ये बात सच है। और आर्ट्स so that's also philosophy. मतलब साइंसेस तो इवॉल्व Yeah, because now then आपने अभी जो ये बोला कि then cosmology, तो वो बात metaphysics पे चली गई, then it's obviously philosophy. तो ऐसा ही है। that's great. तो फिर ये वाली अपॉर्चुनिटी कैसे मिली आपको जो हबीब में टीचिंग की मिली? यार हबीब में बहुत इंटरेस्टिंग सीन था कि इवन मेरा सिस्टम्स का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। मैंने 6 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया वहाँ पे। मेरे वहाँ के जो वीपी थे ज़िशान आलम, अवेस, उनसे बहुत अच्छे रिलेशंस हो गए थे। तो मैंने आई थिंक सिस्टम्स का टाइम भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। फिर सिस्टम्स के अंदर चूँकि लर्निंग बहुत अच्छी हो रही थी, एक्सपोनेंशियल लर्निंग हो रही थी, पर चूँकि मुझे उस वक्त ये रियलाइज़ हो गया था कि अगर मेरा न्यूरो साइंसेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ना, तो आई हैव टू गेट अ फॉर्मल डिग्री। मुझे एक फॉर्मल मास्टर्स की डिग्री चाहिए, और फिर लीडिंग टूवर्ड्स पीएचडी, कि मैं पीएचडी करूं, अपनी लैब बनाऊं, और एक अपना प्रॉपर साइंटिफिक एक्सपीरियंस और अपने प्रॉपर साइंटिफिक करियर लेके चलूं। तो आई हैड टू स्विच टू अ स्पेस जहाँ पे मेरे जो मेरे एस्पिरेशंस थे ना वो पूरे हो सकें। तो उस वक्त ना हबीब यूनिवर्सिटी के अंदर ना एक ओपनिंग आई थी एज अ रिसर्च असिस्टेंट। और हबीब यूनिवर्सिटी उस वक्त मतलब ऑफ कोर्स नई नई बनी थी, ठीक है। और 2016 के अंदर जब मैंने हबीब यूनिवर्सिटी के बारे में जानना शुरू किया, तो मुझे ये हुआ कि यार मुझे 1 साल का ना बफर चाहिए, जिसके अंदर मैं अपने सारे एप्लीकेशंस अपनी एग्जैक्टली मुझे किस यूनिवर्सिटी में जाना है, किस प्रोग्राम में जाना है, और फॉर एग्जांपल मुझे मशीन लर्निंग करनी है, एआई करनी है मास्टर्स के लिए, okay. कॉग्निटिव न्यूरो साइंस करनी है, या मुझे न्यूरो साइंस करनी है, या मुझे हाईली बायोलॉजिकल प्रोग्राम चाहिए, या मुझे फॉर एग्जांपल किस तरह की फैकल्टी चाहिए, वहाँ पे किस तरह की रिसर्च लैब्स होनी चाहिए, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। तो ये मेरे पास बहुत ज़्यादा एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस थे, और वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस को ना मुझे ऑलमोस्ट 60 to 80% फिगर आउट करना था बिफोर गोइंग इनटू द प्रोग्राम। ओके, ठीक है। अच्छा, अब ये जो रिसर्च थी ना, ये सिस्टम्स में ना इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि जब आप सिस्टम्स में होते हो ना तो आप बस काम कर रहे होते हो, ठीक है। और आप अगर फॉर एग्जांपल 7 बजे भी फारिग हो रहे हो, या 8 बजे भी फारिग हो रहे हो, या फॉर एग्जांपल 10 बजे भी फारिग हो रहे हो, तो उसके बाद ना आपके पास बहुत कम एनर्जी रह जाती थी इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने की। अंडरस्टैंडेबल है। तो मैंने बहुत ज़्यादा सेल्फिशली और बहुत ज़्यादा चीज़ों को, वेरिएबल्स को देखते हुए मैंने कहा कि आई हैव टू बी द पार्ट ऑफ एकेडमिया। ओके। तो मैं हबीब यूनिवर्सिटी गया, वहाँ मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया, मुझे जॉब ऑफ़र आ गई। मैंने सिस्टम से रिज़ाइन किया, डॉक्टर वकार सलीम ने मेरा इंटरव्यू लिया था वहाँ पे। और जब मैं हबीब गया तो मुझे हबीब जाके रियलाइज़ हुआ कि आई हैव कम टू एन अमेजिंग स्पेस। व्हाट वर यू टीचिंग देयर? यार आई वाज द पार्ट ऑफ देयर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। ओके। तो मैंने 2 सेमेस्टर्स वहाँ पे फैकल्टी को असिस्ट किया, जिसके अंदर मेरे ख्याल से फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर मेरे पास डेटाबेसेस था, और मेरे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, और फिर सेकंड सेमेस्टर में मेरे ख्याल से मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग था, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स था। तो आपको एक सेमेस्टर में 3 या 2 कोर्सेज असाइन होते थे, जिसके अंदर आपको फैकल्टी को असिस्ट करना होता था। ओके। उनके क्विजेज, असाइनमेंट्स, स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स, अगर कोई फाइनल स्टूडेंट का प्रोजेक्ट्स है, स्टूडेंट्स के कंसल्टेशन आवर्स। तो हबीब यूनिवर्सिटी, और फिर कभी कभी आप लेक्चर्स भी ले रहे होते थे। ओके। ठीक है, अगर कोई ऐसा टॉपिक है कि आपके फैकल्टी ने कहा कि यार आप इसका लेक्चर ले लें, तो आप लेक्चर ले रहे होते थे। तो हबीब यूनिवर्सिटी ने ना ये एक बफर पोजीशन क्रिएट की थी अपने डिपार्टमेंट में, जिसके अंदर एसिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर जिनको कोर कोर्सेज पढ़ाने होते थे, और स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल उनको मिल जाए कि जिनके पास वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो टू गो एंड आस्क देयर प्रॉब्लम्स। ठीक है, एंड दे कैन गिव स्टूडेंट्स दिस एक्सपीरियंस कि यार आप सिर्फ, जैसे फॉर एग्जाम्पल फास्ट में टीएस होते थे ना, मगर बहुत कम होते थे। यहाँ पे बाकायदा रिसर्च असिस्टेंट्स की पोजीशंस होती थी, जिसके अंदर स्टूडेंट्स अपने डायरेक्ट प्रॉब्लम्स जाके शेयर कर सकते थे। एक तो हम यंग होते थे, मतलब हार्डली जो जितने RAs होते थे ना, उनके पास बैचलर्स डिग्रीज होती थी, और 1-2 साल का एक्सपीरियंस होता था, और वो RAs होते थे। तो वो समझ लो बहुत यंग होते थे, मतलब 22-23 साल की उम्र के होते थे, 24 साल की उम्र के होते थे। तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा क्लोज फील करते थे यहाँ के कि वो एक फैकल्टी मेम्बर के पास जाएँ जो एक 40 ईयर ओल्ड है या 35 ईयर ओल्ड है और बहुत ज़्यादा बिजी है। इवन तो वो उनके पास भी जा सकते थे, पर वो ज़्यादा कंफर्टेबल हमारे साथ होते ऑब्वियसली। हाँ। तो हबीब यूनिवर्सिटी के अंदर जब मैंने ये कोर्सेज़ पढ़ाए, तो हबीब यूनिवर्सिटी में जो बेस्ट चीज़ हुई तो वो मेरे घर के बहुत करीब थी, तो मेरा पूरा ट्रैफिक का टाइम बच गया। और हबीब यूनिवर्सिटी में इतना ज़्यादा वर्कलोड था नहीं,
तो मैं बहुत ज़्यादा अपने एप्लीकेशंस पे काम कर सका। और फिर हबीब यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने फॉर्मली क्लासेस भी ली हबीब यूनिवर्सिटी के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर नुमान नकवी की क्लास ली, द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न साउथ एशिया की क्लास ली, व्हाट इज़ मॉडर्निटी की क्लास ली, मार्क्सिज्म की फिर फॉर्मली क्लासेस ली। फिर मैंने वहाँ पे उर्दू शायरी की क्लासेस ली फॉर्मली। फिर मैंने वहाँ पे क्योंकि उनके 2 स्कूल्स थे ना, स्कूल ऑफ डिज़ाइन था और कम्युनिकेशन था, AHSS, और एक उनका धनानी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंसेस था। तो मैं पार्ट तो धनानी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंसेस का था, पर मैं सारी क्लासेस जो था ना मैं वहाँ के लिए रहा होता था। सो यू हैड द लिबर्टी कि आपको जो भी किसी भी कोर्स की आपको कोई भी क्लास अगर आप अटेंड करनी है तो आप बैठ जाओ उसमें जा। दिस इज अमेजिंग। खुला खाता। क्या बात है। आप बस जाएं फैकल्टी मेंबर को बोलेंगे सर मुझे आपका पूरा कोर्स पोर्टफोलियो आता था, सर मुझे आपका कोर्स बहुत अच्छा लगा है, मुझे ये लेने का शौक है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। वो कहते थे यार बस आ जाओ क्लास में, मेक सेंस, पढ़ो, और कोई एग्जाम देने की मसला नहीं है, बस ऑडिट करो पूरा कोर्स और सवालात पूछो एज अ स्टूडेंट, नॉलेज तो मिल रही है, नॉलेज मिल रही है, बस बैठ जाओ। मतलब यही था और कुछ भी नहीं था। मतलब नहीं, दिस इज़ अमेजिंग। तो इस टाइम पीरियड में आपको वो बफर मिला वो असेस करने का कि आपको मास्टर्स एक्चुअली किस फील्ड में परस्यू करना है। exactly. तो आपने वो उस जवाब तक आप कैसे पहुँचे? तो जो मुझे मास्टर्स परस्यू करना था तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस थे, जिसके अंदर फिर मैंने यूनिवर्सिटीज शॉर्टलिस्ट करी। US से ज़्यादा मुझे यूरोप जाने का उस वक्त शौक था। हालांकि आप बैचलर्स के बाद भी डायरेक्ट PhD में एडमिशन ले सकते हैं US के अंदर, पर मुझे यूरोप इसलिए जाना था क्योंकि मुझे मास्टर्स प्रोग्राम परस्यू करना था। तो 2 साल के मास्टर्स डिग्रीज जो थी ना वो यूरोप में बहुत ज़्यादा थी। तो फिर मैंने जर्मनी में देखी कुछ यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ रूह बॉहम यूनिवर्सिटी थी। फिर मैंने इटली में यूनिवर्सिटी देखी, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेंटो, जहाँ पे फिर मैं फाइनली गया। फ्रांस में एक यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉर्डियो, वो भी एक न्यूरो साइंस का प्रोग्राम ऑफर करती थी। फिर अब तो मतलब एक यूनिवर्सिटी है नॉर्थ ऑफ जर्मनी में, वो भी एक प्रोग्राम ऑफर करती है। फिर नेदरलैंड्स में यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम है, वो भी एक प्रोग्राम ऑफर करती है। डेनमार्क में यूनिवर्सिटी ऑफ RS है, वो भी अब कॉग्निटिव न्यूरो साइंस का प्रोग्राम ऑफर करती है। पर उस वक्त जब मैंने कॉग्निटिव न्यूरो साइंसेज के लिस्ट डाउन किए यूनिवर्सिटीज़ तो 8-10 ही निकली। और फिर एक यूनिवर्सिटी स्वीडन में होती थी, यूनिवर्सिटी ऑफ यूमिया, वो बहुत नॉर्थ ऑफ स्वीडन में थी, वो मैंने शॉर्ट लिस्ट की। तो मैंने 5 या 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, जिसके अंदर मेरा तकरीबन 3-4 सब में ही हो गया था एडमिशन। तो देन आई हैव टू चूज़ कि मुझे एग्जैक्टली किस यूनिवर्सिटी में जाना है। अब कॉग्निटिव न्यूरो साइंसेज चूज़ करने का रीज़न ये था कि मैं एग्जैक्टली एक न्यूरो साइंस डिग्री भी कर सकता था, पर चूँकि मैं कंप्यूटेशनल साइंसेस के बैकग्राउंड से आ रहा था ना, तो कॉग्निटिव न्यूरो साइंस ऑफर्स यू दिस थिंग कि आप कॉग्निशन पढ़ें विच इज़ साइकोलॉजिकल साइंसेज, आप न्यूरो साइंस पढ़ें विच इज़ अ हार्ड कोर बायोलॉजिकल साइंसेज, और उसके अंदर ना कंप्यूटेशन बहुत अच्छे तरीके से मैप हो रहा था कॉग्निटिव न्यूरो साइंसेज में, कि इट वाज अ गुड आर्क कि आप कंप्यूटेशनल साइंसेज पढ़ें, आप फिर कॉग्निटिव साइंसेज पढ़ें और आप फिर न्यूरो साइंसेज और बायोलॉजी की तरफ चले हैं। तो ये आर्क मुझे चूँकि बहुत अच्छा दिखा ना, तो मैं जिस प्रोग्राम में गया वो था यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेंटो के अंदर CIMAC, जो कि सेंटर फॉर ब्रेन माइंड साइंसेस था। उनके 2 सेंटर्स बड़े अच्छे हैं कि खैर वो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग पूरी यूनिवर्सिटी मैप हुई हुई है, जिसमें मतलब कुछ डिपार्टमेंट्स अगर मैं बताऊँ तो उसमें एक था सेंटर फॉर ब्रेन माइंड साइंसेस और दूसरा था CBO, तो सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। तो ब्रेन माइंड साइंसेस के अंदर ना डेटा साइंस का प्रोग्राम भी था, कॉग्निटिव न्यूरो साइंस का प्रोग्राम भी था। बेसिकली वो कॉग्निटिव साइंस का प्रोग्राम था, उसके अंदर 2 ट्रैक्स थे, एक था कॉग्निटिव न्यूरो साइंस ट्रैक, दूसरा था लैंग्वेज मल्टी मॉडल्स ट्रैक। तो जिसका लिंग्विस्टिक्स में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है या कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है तो वो लिंग्विस्टिक्स ट्रैक में चला जाता था, और जिसका न्यूरो साइंस में इंटरेस्ट ज़्यादा है, ब्रेन्स में, बायोलॉजी में, जेनेटिक्स में, सेल्स में, अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी में, मेमोरी में, अटेंशन में, एनाटमी में और पूरी न्यूरो साइंस की प्रॉब्लम्स में, तो वो कॉग्निटिव न्यूरो साइंस ट्रैक में चला जाता। तो बस फिर मैंने चूज़ कर लिया कि दिस इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर मी। और इटली थोड़ा सा रोमांटिसिज्म भी था कि रोमन एम्पायर और पूरी यूरोपियन हिस्ट्री इटली से निकली, बहुत रिच हिस्ट्री है और बहुत रिच हिस्ट्री है, और फैशिज्म भी था वहाँ पे पुराना। और मतलब मैं उससे पहले इटली नहीं गया था, हालांकि मैं ट्रैवल किया था उससे पहले, पर इटली ट्रैवल नहीं किया था, मगर हमेशा एक रोमन एम्पायर की तो फैसिनेशन होती थी ना। मतलब मैं लिटरेचर जब पढ़ते थे हम इतना, तो सारी मतलब वो जो यूरोपियन सकाफत है वो सारी ग्रीस फिलोसफर्स, फिर रोमन एम्पायर, फिर जर्मन हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री तो बहुत इनरिच है ना। मतलब यूरोप
मतलब हम लोग अभी भी अहद यूरोप में ही हैं। ऐसे ये वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत ही प्रोमिनेंट रोल है, क्योंकि यूरोपियन फ्रेमवर्क्स जिस तरीके से इवॉल्व हुए, यूरोपियन साइंसेज, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, सोशल फ्रेमवर्क्स, फिर यूरोपियन कॉलोनाइजेशन, फिर मतलब यूरोपियन कॉलोनाइजेशन एक बहुत बड़ा पार्ट है दुनिया का, कि किस तरह दुनिया का भी जो हमें वर्ल्ड ऑर्डर दिखता है इसके अंदर बहुत बड़ा चंक यूरोपियन कॉलोनाइजेशन का है। सही। बेशक वो अमेरिकाज हो गए, नॉर्थ अमेरिकाज, साउथ अमेरिका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, फिर हमारा पूरा बर्र सग़ीर पाको हिंद, फिर फॉर एग्ज़ाम्पल ऑस्ट्रेलिया, ये सारा यूरोपियन कॉलोनाइजेशन है। मतलब सिर्फ जापान में यूरोपियन कॉलोनाइजेशन नहीं हुई, ईरान में नहीं हुई, मिडिल ईस्ट में नहीं हुई, चाइना में नहीं हुई, तो कुछ ही ऐसे खित्ते हैं दुनिया के जहाँ पे यूरोपियंस ने जाके अपनी हेजमनी नहीं बनाई। सही। वरना मैं जब बेल्जियम में था, मतलब मैं इटली के बाद बेल्जियम गया, तो जब मैं बेल्जियम में था तो वहाँ पे एक लाइब्रेरी थी जियोलॉजी डिपार्टमेंट की, वहाँ पे ख़ास तौर पे मैप्स पड़े होते थे पूरे अफ्रीका के, बिकॉज देयर वाज अ बर्लिन कॉन्फ्रेंस, कोई मेरे ख्याल से 1800s की वो कॉन्फ्रेंस है। उसमें यूरोपियंस ने ख़ास तौर पे मतलब पूरा जो अफ्रीका है ना उसको डिवाइड किया हुआ है, और तुम्हें स्टेट्स मिलेंगी जो स्क्वायर हैं। मतलब ये पार्ट जर्मन कॉलोनी है, ये डच कॉलोनी है, ये बेल्जियम कॉलोनी है, ये अफ्रीकन कॉलोनी है, सॉरी ये फ्रेंच कॉलोनी है, ये इंग्लिश कॉलोनी है। तो वो पूरी कॉलोनाइजेशन हुई हुई है। इस तरह तुम अगर फॉर एग्जांपल अभी भी गूगल मैप्स खोलोगे और अमेरिका खोलोगे तो उसमें कुछ स्टेट्स बिल्कुल स्क्वायर हैं। मतलब नेचुरली बॉर्डर्स स्क्वायर कैसे हो सकते हैं? सो वो बॉर्डर अगर आप नेचुरल प्रोग्रेशन में जा रहे हो या एवोल्यूशनल प्रोग्रेशन में जा रहे हो तो इंसान जिस तरह रहता है, हम कोई स्क्वायर में थोड़ी रहते हैं, रेक्टेंगल्स में थोड़ी रहते हैं, हम तो बहुत ऑर्गेनिक सोसाइटीज़ में रहते हैं। तो वो यूरोपियन हिस्ट्री बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट था मेरा यूरोप जाने के लिए, कि यार जरा जाके तो देखें वहाँ पे होता क्या है, मतलब कैसे लोग रह रहे हैं, और वही है कि एज अ टूरिस्ट नहीं वहाँ रह के देखेंगे। तो फिर मतलब एक बहुत बड़ा पार्ट मेरा इटली को चूज़ करने का ये भी था कि नॉर्थ ऑफ इटली में जा रहा हूँ मैं, और वहाँ रहेंगे। फिर वो मौसम बहुत अच्छा है वहाँ का, खाने बहुत अच्छे हैं इटली के, ठीक है, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इटली में। कुछ बुराइयाँ भी हैं कि थोड़ी, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेसिज्म है, लैंग्वेज बैरियर है, और बस मोस्टली यही चीज़ें हैं। उसके अलावा तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, वो तो यूरोप में है ही ना, कि आप यूरोप के जिस मुल्क में होगे उसकी ज़बान है। जर्मनी जाओगे जर्मन ज़बान है, फ्रेंच है। मैं बेल्जियम में था तो साउथ ऑफ बेल्जियम जो है वो फ्रेंच बोलता है, नॉर्थ ऑफ बेल्जियम जो है वो डच बोलता है, फ्लैंडर्स का एरिया है। फिर उसके ऊपर नेदरलैंड्स है। खैर जो डच पार्ट ऑफ द यूरोप है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो इंग्लिश भी बोलते हैं और बड़े फ्रेंडली भी लगते हैं भी, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें वो लोग कर रहे होते हैं। तो अच्छा, फिर यूरोप में जाने का फ़ायदा क्या है कि आपको एक वीज़ा मिलता है जो पूरा यूरोप घूमो, तो आपको वीज़ा भी नहीं लगवाना। तो अब यूरोप गए आप, ट्रेन पकड़ी जर्मनी पहुंच गए, ट्रेन पकड़ी बेल्जियम पहुंच गए, ट्रेन पकड़ी नेदरलैंड्स पहुंच गए, ट्रेन पकड़ी स्वीडन पहुंच गए। और फिर हम फास्ट के हैं तो फास्ट का नेटवर्क इतना अच्छा है कि हर जगह ही फास्टियंस हैं। ठीक है, तो वो दोस्त यार, कोई जर्मनी में तो बर्लिन में भी दोस्त है, म्यूनिख में भी दोस्त है, स्टुटगार्ट में भी दोस्त है, फ्रैंकफर्ट में भी दोस्त है। और फिर उनके लिए हम भी एक नोड हो जाते थे कि यार इटली में आता दोस्त है। ठीक है, फिर मेरे प्रोफेसर जो थे वो तो स्वीडन में रहते थे ऊपर, तो वहाँ पे भी दोस्त हैं। अच्छा, अगर दोस्त फॉर एग्जांपल फास्ट के नहीं है तो आप नए दोस्त बनाते हो। और वहाँ जब मैं गया तो मेरा जो प्रोग्राम था उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनलिज्म थी, क्योंकि वो लेते थे 50 लोगों का बैच, और उसमें 25 जो होते थे उनको होना था यूरोपियन, 25 को होना था नॉन यूरोपियन। पर वो कभी भी 50 का बैच पूरा नहीं हुआ, वो हमेशा कोई 40, 41, 38 स्टूडेंट्स मिलते थे उनको, और वो ऐसे ही होते थे। तो जो यूरोपियन होते थे वो समझ लो जर्मनी पूरे यूरोप से या नेदरलैंड्स वगैरह से, और जो नॉन यूरोपियन होते थे वो फिर ईरान, इंडिया, ताइवान, अमेरिका, ब्राज़ील, अफ्रीका, गाना, नाइजीरिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग लोग, इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज़। और चूँकि प्रोग्राम इंटरडिसिप्लिनरी था तो सबके बैकग्राउंड्स भी डिफरेंट। मतलब किसी का बैचलर फिज़िक्स में, बायोटेक्नोलॉजी में है, फ़िलासफ़ी में है, लैंग्वेजेस में है, कंप्यूटर साइंसेस में है, और फॉर एग्जांपल एक बंदी थी उसका बैकग्राउंड लिबरल आर्ट्स में था। तो मल्टीपल बैकग्राउंड्स के लोग उन्होंने जमा किए हुए थे वहाँ पे। तो वो स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, प्लूरलिज्म, हेट्रोजिनिटी ऑफ थॉट थी। अब फॉर एग्जांपल मेरी गर्लफ्रेंड थी वहाँ पे जो फ़िलासफ़ी बैकग्राउंड की थी, उसका बैचलर्स भी फ़िलासफ़ी में था, मास्टर्स भी फ़िलासफ़ी में था। ठीक है, अब मैं वहाँ पे क्या, मेरा तो बैचलर्स कंप्यूटर साइंस में था। अब वहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज़ हैं या जो टेक्निकल कोर्सेज़ हैं वो तो हम एस कर रहे हैं। मतलब
30 वहाँ पे 30 में से स्कोरिंग होती है, तो 30 आ रहे हैं, 29 आ रहे हैं, 31 आ रहे हैं, डिस्टिंक्शन आ रही है, कोई मसला ही नहीं है। और फॉर एग्जांपल जो फिलॉसफी से आ रहा है उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग होता था, डिफिकल्ट है, क्योंकि उसकी ना कैलकुलस में ट्रेनिंग है, ना लीनियर अलजेब्रा में ट्रेनिंग है, ना मतलब फॉर एग्जांपल उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रेनिंग है, ना उसने एल्गोरिथम्स पढ़ा हुआ है, ना उसने कोडिंग की हुई है। तो उनके लिए ये नया होता था, क्योंकि उनकी तो सारी ट्रेनिंग हुई भी है, हेगल पढ़ा हुआ है, प्लेटो पढ़ा हुआ है, मल्टीपल स्कूल ऑफ फिलॉसफी के चीज़ें पढ़ी हुई हैं, मैथमेटिकल फिलॉसफी पढ़ी हुई है, पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ी हुई है, मल्टीपल। अच्छा उस वक्त हमारा ये था कि हम इतने ज़्यादा, हम कोई बहुत ज़्यादा फिलॉसफी थोड़ी पढ़ी हुई थी, मतलब डिग्री थोड़ी थी फिलॉसफी में, जो भी पढ़ी हुई थी खुद पढ़ी हुई थी, शौक से पढ़ी हुई थी, कि कोई किताब आ गई तो पढ़ ली, कोई दोस्त है तो उसने कोई आइडिया दे दिया तो हमने मतलब आइडिया बाउंस बैक कर दिया। एक दोस्त था मेरा, वो नीचा का दीवाना, उसने नीचा की किताबें पढ़ी हुई, तो वो आके बता रहा है द गे साइंस एक किताब है, उसमें ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, एफोरिज्म्स हैं, ये हैं, वो हैं। अब मैंने तो वो पूरी किताब नहीं पढ़ी हुई थी, पर हमारा ये होता था कि हमें कोई आइडिया थ्रो करता था, हम कोशिश करते थे कि हम थ्रो बैक करें कुछ ना कुछ फीडबैक। तो मगर अब जो बंदा फिलॉसफी के बैकग्राउंड से आ रहा है उसने तो ऑफकोर्स यूरोपियन आइडियलिज्म भी पढ़ी हुई है, जर्मन आइडियलिज्म भी पढ़ी हुई है, लैंग्वेज फिलॉसफी पढ़ी हुई है, विंगस्टाइन भी पढ़ा हुआ है, क्वाइन भी पढ़ा हुआ है, एनालिटिकल फिलॉसफी भी पढ़ी हुई है, और उसने क्या कहते हैं मतलब उसने तो घोल की पी हुई ना, लॉजिक भी पढ़ी हुई उसने, क्रिप्की भी पढ़ा हुआ है उसने, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा। अब देखो वो बंदा जो फिलॉसफी से आ रहा है और कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस पढ़ना चाह रहा है कि हाउ फिलॉसफी, अब सी हिज मोटिवेशन, हाउ फिलॉसफी connects to brain, and what brain functions allows you to make this reality around them, जिसके अंदर क्वेश्चंस ऑफ परसेप्शन है, क्वेश्चंस ऑफ अटेंशन है, क्वेश्चंस ऑफ मेमोरी है, क्वेश्चंस ऑफ थिंकिंग है। दिस इज़ व्हाट दे वांट टू एक्सप्लोर। कुछ लोग अगर फॉर एग्जाम्पल फिलॉसफी, एक और बंदी थी फिलॉसफी पढ़ के आ रही है, बट शी वांटेड टू डू कंप्यूटेशनल साइंसेस, बट शी डिडंट वांटेड टू अंडरस्टैंड कंप्यूटर्स विद अ हार्ड कोड कंप्यूटर डिग्री, but she wanted to understand computers from a linguistic point of view. So she wanted to do linguistics, computational linguistics, और computational linguistics में किस तरीके से computers के अंदर फॉर एग्जांपल पाइथन प्रोग्राम हो रही है, किस तरीके से फॉर एग्जांपल कोडिंग की जा सकती है, या फॉर एग्जांपल अगर आप लैंग्वेज को उठाओ, साइकोलिंग्विस्टिक्स को उठाओ, तो फॉर एग्जांपल सेंटेंस प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, डिस्कोर्स प्रोसेसिंग, और why does noun comes before the verb, this is the problem. It's a language problem. कि लैंग्वेज के अंदर भाई वर्ब पहले क्यों नहीं आ रहा, नाउन मतलब वर्ब पहले क्यों नहीं आ रहा नाउन से। यार हमने तो सोचा था कि भाई लैंग्वेज तो ऐसी होती जैसी है, खत्म हो जानी चाहिए बात है ना। मतलब हमने उर्दू सीखी, अंग्रेज़ी सीखी, क्योंकि कॉलोनाइज था, चलो अंग्रेज़ी सीखी, अंग्रेज़ी बहुत अच्छी थी, उर्दू बहुत अच्छी थी। हमने भी बहुत सवालात किए थे, मगर इस लेवल तक डिटेल्ड सवाल जो होता है ना, जिसमें साइंस में ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको डिटेल्स, इस तरह का डिटेल सवाल नहीं पूछा था हमने कभी भी। ये वहाँ जाके मैंने सीखा कि इतना डिटेल सवाल कि वाई डज वर्ब कम आफ्टर द नाउन, एंड वाई डज वाई इज दिस, हाउ डज लैंग्वेज इवॉल्व इन अ वे कि नाउन वॉज कमिंग बिफोर एंड देन देयर वॉज अ वर्ब एंड देन देयर वॉज एन ऑब्जेक्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज फॉर एग्जाम्पल। अब ये जो सिंटेक्स है ये फ्रेंच में ज़रूरी नहीं कि सेम हो, फ्रेंच में वो चेंज हो जाएगा, स्पेनिश में वो चेंज हो जाएगा, अरेबिक में वो चेंज हो जाएगा। And then how these changes of the syntax of language can have an effect on the behavior of a human being, can have an effect on the society structures, can have effect on the thinking patterns, ठीक है, can have effect on multiple other things. तो ये way of thinking, approach to problems बहुत different थे। वो लोग इस तरह सोचते थे फंडामेंटली, तो वो सीखने को मिला यार कि यार these differences do constitute to changes in behavior. Yeah, I think so, of course. मतलब I think कि मतलब इसका कोई ना कोई इन्फ्लुएंस तो है ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस की एक बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट है कि हमारे पास लैंग्वेज है, वी कैन एक्सप्रेस इन लैंग्वेज, वी कैन टॉक इन लैंग्वेज, एंड द वे आवर लैंग्वेज इज़ बीन स्ट्रक्चर्ड, मतलब अर्ली चाइल्डहुड में जब लैंग्वेज एक्विजिशन कर रहे होते हो और आपका जो इन्वायरमेंट होता है, तो आपने जो ज़ुबान सीख ली, ऑफ कोर्स उस ज़ुबान के अंदर वो ज़ुबान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नेशंस जब बने थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से, वो ज़ुबान बेस्ड हैं, मतलब फ्रेंच लैंग्वेज। अब जैसे जर्मनी को उठाओ, तो जर्मनी के अंदर फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी जब अलग होता था और बर्लिन वॉल बीच में होती थी, क्योंकि वेस्ट जर्मनी वॉज मोस्टली कैपिटलिस्ट एंड ईस्ट जर्मनी वॉज मोस्टली कम्युनिस्ट।
पर वो बर्लिन वॉल जब टूटी तो उसके पीछे जो हार्ड कोर रीज़न था वो था जर्मननेस, और वो जर्मननेस के अंदर ऑफकोर्स बहुत सारे मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, पर वन ऑफ द एलिमेंट इज़ लैंग्वेज। कि लैंग्वेज जो है, जर्मन लैंग्वेज जो है, उसके अंदर लोग जब देखो, यू डू अ लॉट ऑफ थिंकिंग इन लैंग्वेज, मतलब जब आपका फेनोमेनोलॉजिकल लूप चल रहा होता है ब्रेन में। मैंने अभी एक IBM में टॉक दी थी जिसके अंदर आई वाज टॉकिंग अबाउट कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस ऑफ मेमोरी। तो उसके अंदर एक बेडली मॉडल है विच कनेक्ट्स मेमोरी विद लैंग्वेज। तो उसके अंदर मोस्टली यही था कि यू डू लॉट ऑफ योर थिंकिंग इन लैंग्वेज। अब लैंग्वेज के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है, अब तुम पॉडकास्ट करते हो, इफ़ यू इन्वाइट अ लिंग्विस्टिक्स और अ राइटर और अ पोएट, देयर आर्ट इज़ लैंग्वेज। एक राइटर जो क्रिएटिव राइटिंग कर रहा है वो लैंग्वेज में राइटिंग कर रहा है, जो पोएट एक राइटिंग कर रहा है वो लैंग्वेज में राइटिंग कर रहा है। अब लैंग्वेज की बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि लैंग्वेज की हिस्ट्री होती है, लैंग्वेज रिच होती है हिस्ट्री में। जैसे उर्दू ज़ुबान है, कितनी रिच है, कितने सालों की हिस्ट्री है यार। जैसे हम यहाँ रहते हैं इंडस सिविलाइजेशन में, 5000 साल पुरानी हमारी हिस्ट्री है। तो कितने आइडियाज़ यहाँ पे लोगों ने डिस्कस किए होंगे, कितनी चीज़ें की होंगी उस लैंग्वेज के अंदर। आइडियाज़ भी हैं उस लैंग्वेज के अंदर, कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं उस लैंग्वेज में, बिहेवियर्स भी इनकोड हुए हैं। तो बहुत सारे बिहेवियर ज़रूरी नहीं है कि आप कॉन्शियसली ले रहे हो, अनकॉन्शियसली भी ले सकते हो। exactly. तो जो आइडियाज़ आप सोच रहे हो, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा लिटरेचर ट्रैवर्स नहीं किया हुआ, तो हो सकता है कि जो आपके टॉप ऑफ द हेड आइडियाज़ आ रहे हैं वो ऑलरेडी किसी ने उसके ऊपर बहुत टॉप एंड बहुत नेक्स्ट लेवल कटिंग एज रिसर्च की हुई हो, और आप बहुत इनिशियली उन आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर रहे हो, और आप जो बातें ला रहे हो वो बहुत इनिशियल हैं। तो लैंग्वेज इज़ अमेजिंग, क्योंकि ह्यूमंस हैव लैंग्वेज, वी कैन एक्सप्रेस इन लैंग्वेज। एनिमल्स ऑल्सो हैव सम सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक दोस्त थी जो ऑस्ट्रिया में एलिफेंट कम्युनिकेशन पे काम कर रही थी। Really? हाँ सीरियसली उसका पूरा थीसिस जो था ना वो एलिफेंट्स की कम्युनिकेशन पे था कि हाउ डू एलिफेंट्स कम्युनिकेट टू ईच अदर। और वो सिर्फ मतलब उसने 6 महीने साल सिर्फ वो वाइल्ड एलिफेंट्स को ऑब्जर्व किया है, और वो सिर्फ कैमरास लगा के कि इनका जो बिहेवियर है वो किस तरीके से चलता है, क्योंकि एलिफेंट्स में बहुत ज़्यादा फैमिली स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। और अब ये ब्रेन साइंसेस से भी बहुत इंटरेस्टिंगली बात कम्युनिकेट करती है, क्योंकि अगर तुम उनका ब्रेन स्ट्रक्चर देखोगे ना तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब वेल्स का ब्रेन, एलिफेंट्स का ब्रेन बहुत ज़्यादा इवॉल्व है, क्योंकि हमारी मोस्टली प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो एवोल्यूशन के साथ इवॉल्व हुई है। न्यू कॉर्टेक्स, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, चूँकि उसमें फिर मल्टीपल मतलब जायराज होते हैं, सर्कस होते हैं, और ग्रे मैटर है, वाइट मैटर है। तो एवोल्यूशन की आप स्टडी करें कि हाउ डज द ब्रेन इवॉल्व अक्रॉस स्पीशीज़, एंड सिंस ऑफ कोर्स इन बिहेवियरल साइंसेज वी स्टडीड अ लॉट ऑफ योर बिहेवियर इज़ बीन रेगुलेटेड बाय योर ब्रेन। तो एनिमल्स के अंदर भी यू कैन टेक इट थ्रू एंड थ्रू के फॉर एग्जांपल एलिफेंट्स हो गए, जैसे बहुत ज़्यादा रिसर्च जो होती है वो ज़ेब्रा फिश पे होती है, मतलब बहुत सारे एनिमल्स पे होती है, मतलब रैट्स पे होती है, ज़ेब्रा फिश पे होती है, मकाक मंकीज़ पे होती है, गिनी पिग्स पे होती है, और बहुत सारे एनिमल्स जिन पे रिसर्च होती रहती है। तो अब देखो लैंग्वेज जो है वो एलिफेंट्स में भी किसी ना किसी तरीके से, वेल्स का साउंड होता है, वेल्स साउंड्स में वेरी डिस्टिंक्ट साउंड होता है, एक डिस्टिंक्ट साउंड होता है, वो कम्युनिकेट कर रही होती हैं एक दूसरे से, मगर उनकी लैंग्वेज इस तरह इवॉल्व नहीं है जिस तरह ह्यूमंस की लैंग्वेज इवॉल्व है। जैसे अब वी आर डूइंग अ पॉडकास्ट, वी आर थ्रोइंग आइडियाज टू ईच अदर, वी आर टॉकिंग इन लैंग्वेज दैट यू अंडरस्टैंड एंड वी अंडरस्टैंड। सो ह्यूमंस हैव इवॉल्व्ड दिस थिंग एंड वी थिंक इन आवर लैंग्वेज, एंड लैंग्वेज इज़ वेरी कोर टू अस। मतलब तभी तो कौमियत क्या है ना, देखो ना पाकिस्तान में कितनी डाइवर्सिटी है। सिंधी सिंधी में बोलेगा, सराइकी में सोचेगा, पंजाबी पंजाबी में सोचेगा, पश्तो में सारी बात कर रहा है, उर्दू ज़ुबान वाला जो है वो उर्दू की ज़ुबान में बात कर रहा है। तो वो हेट्रोजिनिटी ऑफ लैंग्वेज यहाँ कितनी ज़्यादा है। इंडिया में कितनी ज़्यादा हेट्रोजिनिटी ऑफ लैंग्वेज है। नॉर्थ ऑफ इंडिया साउथ ऑफ इंडिया से कितना फ़र्क है। साउथ ऑफ इंडिया में बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, नॉर्थ ऑफ इंडिया में बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। इस तरह यूरोप की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी लैंग्वेज पे बेस करती है। तो लैंग्वेज तो मतलब एक बहुत फंडामेंटल मैकेनिज्म है भाई। इट्स सो इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट लैंग्वेज कि मैं आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, आई वांट टू लर्न मोर लैंग्वेजेस। मतलब माई एक्स वॉज फ्रॉम रशिया, और शी वॉज अ Jew from Russia, went to Israel, stayed there, came to Italy to get a second master's in human computer interaction.
तो वो रशियन लैंग्वेज में मोस्टली चीज़ें मतलब सोच रही हो रही थी, बोलती हो रही थी. इंग्लिश वॉज हर इंग्लिश वॉज नॉर्मल. आवर इंग्लिश इज़ वेरी गुड जस्ट मोस्टली बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट वी वर कॉलोनाइज्ड. तो अब जो स्वीडिश हैं वो अपनी बैचलर्स की पूरी डिग्री स्वीडिश में करते हैं. जो नॉर्वेजियंस हैं उनकी अच्छी खासी पूरी डिग्रीज़ नॉर्वेजियन में होती है. जर्मन्स की पूरी डिग्रीज़ जर्मन में होती है. फ्रांस की पूरी डिग्रीज़ फ्रेंच लैंग्वेज में. दे डोंट स्टडी देयर डिग्रीज इन इंग्लिश लैंग्वेज, दे स्टडी देयर होल बैचलर्स डिग्री इन फ्रेंच लैंग्वेज. ईरान तक में द होल डिग्री इज़ बीन स्टडीड इन फारसी. मतलब मैथमेटिक्स की डिग्री फारसी में हो रही है, इंग्लिश में नहीं हो रही है. तो वो मेरी जो उससे मेरी यही डिस्कशंस होती रहती थी कि मैं उसको ये बता रहा था कि हाउ मच उर्दू इज़ रिच एंड शी यूज्ड टू टेल मी कि हाउ मच रशियन इज़ रिच. एंड वी वर कम्युनिकेटिंग बोथ दीज थिंग्स इन इंग्लिश. तो अब देख रहे हैं कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है ये कि वो मुझे बता रही है कि रशियन ज़ुबान की कितनी ज़्यादा डेप्थ है. मैं उसको बता रहा हूँ कि उर्दू ज़ुबान की कितनी डेप्थ है. पर वो पूरी डेप्थ की बहुत सारी चीज़ें सोचो अंग्रेजी में जब ट्रांसलेट होती होंगी तो कितनी चीज़ें मिस हो जाती होंगी. बिल्कुल. अब वो उर्दू को उस तरह नहीं समझ पाएगी कि जिस तरीके से कोई उर्दू दान समझ रहा है. एग्जैक्टली. जिस तरीके से कोई शायर समझ रहा है, जिस तरीके से जॉन इलिया समझ रहा है या फैज़ समझ रहा है या फराज समझ रहा है या फॉर एग्जांपल मुश्ताक यूसुफ़ी समझ रहे हैं उर्दू ज़ुबान को, जिस तरह उन्होंने उर्दू लिखी है. क्योंकि आइडियाज़ तो दुनिया में ऑलमोस्ट वही हैं जो सर्कुलेट कर रहे हैं. अब मार्क्सिज्म की बात अगर फैज़ कर रहे हैं तो फैज़ अनोखे थोड़ी नहीं है जो मार्क्सिज्म की बात कर रहे हैं. टर्किश ज़ुबान में भी एक शायर हैं जो मार्क्सिस्ट हैं. फ्रेंच में भी एक शायर हैं जो मार्क्सिस्ट हैं. रशियन ज़ुबान में भी एक शायर हैं जो मार्क्सिस्ट हैं. उर्दू ज़ुबान में मगर फैज़ हैं जो मार्क्सिस्ट हैं. अब फैज़ जब मार्क्सिज्म को उर्दू रवायात से जोड़ रहे हैं या मीर गालिब उस लेवल की उर्दू ज़ुबान की पोइट्री से जोड़ के उसकी पोइटिक्स निकाल रहे हैं, तो अब वो जो पोइटिक्स है, जो एस्थेटिक है, जो एक एस्थेटिक एक्सपीरियंस है आपका, वो बंदा जिसको उर्दू नहीं आती वो नहीं ले सकता ना. एग्जैक्टली. मुझे भी लगता है कि जो है ना वो आई थिंक उस बात की रूह को जो है ना आप उस तरीके से ट्रांसलेट कर भी नहीं सकते. वो उन्हीं के डेमोग्राफिक के लिए है कि उन्होंने उर्दू में लिखा, तो जब आपको जिसको उर्दू आती है वो पढ़ेगा तो वो उसी तरीके से एब्जॉर्ब होगी जिस तरीके से उन्होंने अपनी ज़बान में लिखा, तो वो उनके उसमें एब्जॉर्ब होगी. तुम पढ़ते शायरी? या मैं बहुत ही मतलब बेसिक लेवल की. किस लेवल की? मतलब इकबाल, जॉन एलिया थोड़ा बहुत. मैं मतलब मेरा भी आपकी तरह का नॉट एज प्रोमिनेंट बट लिखने का और थिएटर का और जिस स्क्रिप्ट राइटिंग का वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा है विच हैज़ बीन अमेजिंग. वो मतलब क्योंकि मैं तो ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व था. अपनी यूनिवर्सिटी की जर्नी में भी इन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व था. लाइक तो मेजॉरिटी या तो स्पोर्ट्स आर्ट्स, वरना जो है डिज़ाइन वाला भूत तो खैर बहुत आगे जाके जो है आफ्टर प्रोफेशनल लाइफ मिला है, वरना तो मैं भी एक इंजीनियर ही निकला था यूनिवर्सिटी से. तो पर ये है. बट आपकी अभी जो आपने जर्नी में जो लाइक जो डेप्थ है रिसर्च की, जो आपने अपनी फ्रेंड का बताया जो इससे वेलेवेंट्स पे रिसर्च कर रही है, दिस इज़ इनसेन. आई मीन द प्लेसेस दैट क्यूरियोसिटी इज़ टेकिंग पीपल, जिन डेप्थ्स को एक्सप्लोर करने में वो राज़ी है, दैट इज़ अनरियल. तो वहाँ जाके मतलब आप ट्रेंटो में वहाँ पे आपकी मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद उसके बाद क्या जर्नी रही आपकी? भाई मैं डिस्कस करूँगा कि मास्टर्स के बाद क्या जर्नी रही. मैं पीएचडी के लिए मैंने अप्लाई किया और मेरा कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हुआ पीएचडी के लिए, और मैं पूरी रिसर्च के जो मैकेनिक्स हैं मैं वो भी डिस्कस करूँगा. मैं तुम्हें बताऊँगा कि रिसर्च साइंस किस तरीके से मतलब इवॉल्व करती है और किस तरीके से लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं मल्टीपल जोग्राफीज़ में. पर आई वांट टू डीप अ लिटिल डाइव इनटू योर डिज़ाइन अच्छा माइंड. अच्छा. द डिज़ाइनर माइंड दैट यू हैव. बिकॉज देखो ना, डिज़ाइनर माइंड जो है, डिज़ाइन विद इन इटसेल्फ एक बहुत फंडामेंटल सब्जेक्ट है. मतलब एक आर्किटेक्चर जो बना रहा है आर्किटेक्ट, वो भी डिज़ाइन पढ़ रहा है. Exactly. है ना. आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स बना रहे हो और कंप्यूटर साइंसेज में डिज़ाइन यूज़ कर रहे हो या एक्सपीरियंसेस यूज़ कर रहे हो, वो भी एक डिज़ाइन प्रॉब्लम है. आप कोई सोसाइटी बना रहे हो पूरी, मार्क्सिज्म या कोई भी आप कैपिटलिस्ट या सोशलिस्ट या आपने कोई इस्लामिक सोसाइटी या कोई ज्यू सोसाइटी बना रहे हो, वो भी एक डिज़ाइन है कि एक सोसाइटी किस तरह डिज़ाइन होगी, इसमें किस तरह के लोग रहेंगे. एग्जैक्टली. है ना. तो वो भी एक डिज़ाइन है. मतलब आप डिज़ाइन को मल्टीपल लेवल्स पे पढ़ सकते हो. मतलब इट्स बहुत ज़्यादा वास्ट है. मतलब आप सेगमेंट करना स्टार्ट भी करेंगे ना तो आई डोंट थिंक के
हम टेक के इकोसिस्टम में हम उसके अंदर भी सिर्फ अगर सेगमेंट करें ना तो बहुत सारे डिवीजन बनते हैं सिर्फ डिज़ाइन के, और अगर आप उसको सब्जेक्ट वाइज डिवीजन कर लें तो मुझे तो उस तरीके से जो चीज़ें बनी हैं, आई मीन फिलोसॉफिकल आइडियाज़ वगैरह हर चीज़ जो है ना वो इंट्रिंसिकली डिज़ाइन लेड ही थी कि उन्होंने पहले चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, उन्होंने पहले जो है डाइवर्ज करना स्टार्ट किया चीज़ें, वो जहाँ से जो फाइंडिंग मिल सकती थी उसको सिंथेसाइज किया, फिर देन दे कन्वर्ज टूवर्ड्स एन आइडिया एंड देन इट डिडंट स्टॉप देयर। फिर उन्होंने देखा कि इसका रिजल्ट क्या है, देन दे स्टार्टेड डाइवर्जिंग अगेन कि अब जो फाइंडिंग मिली है उससे रिलेटेड हम कितना डाइवर्ज कर सकते हैं, एंड देन दे कन्वर्ज अगेन टू कम अप विद वन आइडिया कि हाँ दिस इज़ माई आइडिया of one thing, or this is one philosophical idea. It can be anything. It can be the what was that, the ethical problem or the psychological problem. See, the problems are where they are diverging and the solutions are where they are converging. So intrinsically it's a design process. It's a design process. It's a design process जहाँ पे चीज़ें कर रहे हैं। मेरा इंटरेस्ट मेरा तो उसी तरीके से बना था कि आई वॉज इनटू फ्रंट एंड डेवलपमेंट, क्योंकि मुझे विजुअल चीज़ें थोड़ी ज़्यादा बेहतर समझ आती थी बट इम्पैक्ट नहीं समझ आता था। आई वॉज आउटसोर्स टू मल्टीपल कंपनीज यहीं बाइटकॉर्प से इन द इनिशियल डेज, तो वो करते करते देयर वाज अ टाइम आई वॉज आउटसोर्स टू 3 इंटरनेशनल कंपनीज एट वंस ऑन मल्टीपल फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट्स करते करते करते, बट इट वाज उसके बाद ये रियलाइजेशन होती थी कि यार डिज़ाइन मिलता है, सो दिस इज़ समवन एल्सेज ideation and their proposed solution which has been converged into now a visual design, जिसको मुझे बस डेवलप करके देना है। हाँ ठीक है, इसको मटेरियलाइज करना। हाँ, तो मुझे बस मटेरियलाइज करके देना है, एंड यू नो द टू टेक केयर अबाउट द अटेंशन ऑफ डिटेल। आई गॉट प्रीटी एडिक्वेट एट इट, बट फिर भी वो फुलफिलमेंट मुझे जो है ना फील नहीं होती थी, और तब तक आई कांट इवन से कि मुझे पता भी था कि एग्जैक्टली जो है ना डिज़ाइन होता क्या, क्योंकि इंट्रिंसिकली मुझे हमारे कल्चर में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लगती है कि हम जो है ना अल्फाजों का सही इस्तेमाल नहीं करते। तो बचपन से ही जब हम किसी चीज़ की एस्थेटिक ही अगर हम अप्रिशिएट करना चाह रहे होते हैं ना, हम बोलते हैं कि उसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, हमें तो वो लफ्ज़ भी नहीं पता होता कि यार ये दिखता अच्छा है, तो जो है ना कि इसके ये बना इस तरीके से तो बहुत अच्छा है। तो ये जो है ना थोड़ा रहता है मसला मेरे साथ लोगों को ये बोलने का, नहीं ये लफ्ज़ इस वक्त नहीं, ये लफ्ज़ ऐसे नहीं, ये लफ्ज़ तो आर्टिकुलेशन के अंदर सही चीज़ के लिए सही लफ्ज़ का इस्तेमाल करें बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट्स वेयर आई थिंक दैट्स वेयर अ लॉट ऑफ विजडम कम्स फ्रॉम। एंड क्योंकि ये एक चीज़ अगेन आपने लिंग्विस्टिक्स की इतनी डाइवर्सिफाइड एक्सप्लेनेशन दी, उसी का ही एक पार्ट मुझे लगता है कि यू नो अब आपके पास एक लैंग्वेज है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो है ना किस वक्त क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, किस वक्त क्या लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि ऑब्वियसली वो नॉट एग्जैक्टली जस्ट की मीनिंग चेंज हो जाती है, क्योंकि लोगों का ये बहुत होता है ना कि यार ये बोलो या ये बोलो एक ही बात है, तो नहीं यार ये बोलो अनलेस एंड अनटिल दे आर सिनोनिम्स। तब भी मुझे लगता है कि सिनोनिम में भी सेंटेंस स्ट्रक्चर अलग होता है, बारीकी है एग्जैक्टली। लेकिन तब भी अगर ऐसा होता है कि आपने यही लफ्ज़ इस्तेमाल करना है इतनी मल्टीपल सिचुएशंस के लिए, तो लोगों को अलग उसके लिए एक अलग अल्फाज बनाने की कोई नीड नहीं थी, बनाया गया है क्योंकि उसकी एक वजह है। तो दिस ऑल डिल डाउन टू जब मुझे ये पता चला कि ओके डिज़ाइन मेरा एक समझें किसी एक इंस्टीट्यूट का ही जो है मेरे मेंटर होते थे खुबैब भाई, उनके पास था एक प्रेजेंटेशन डेक, उन्होंने दिया किसी और को था, मेरे पार्टनर को दिया था, वो मैंने बहुत क्योंकि पढ़ना था, तो उसमें जब वो डेक मैंने आगे करना स्टार्ट किया ना सिर्फ जस्ट आउट ऑफ सेक ऑफ क्यूरियोसिटी, तो मुझे पता चला कि डिज़ाइन इज़ नॉट कि चीज़ दिखती कैसे है, it's more than that. Exactly, it's just one aspect of it, and कैसे वो behavior shape करती है और कैसे वो चीज़ें होती है। It was हाँ, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू पोज दीज क्वेश्चन टू यू ना, फॉर एग्जाम्पल कि देखो आर्किटेक्चरल डिज़ाइनर है, अब मॉस्को में डिज़ाइन डिफरेंट है, यूरोप के डिज़ाइन बड़े मशहूर हैं, गॉथिक डिज़ाइंस हैं, इंडिया के अंदर देखो कितने अमेजिंग डिज़ाइन हैं मुगलों ने बनाए हुए हैं, ठीक है, इस्लामिक कैलीग्राफी एक अलग डिज़ाइन है, फिर पेंटर्स हैं, जैसे पोस्ट मॉडर्न पेंटर्स हैं, मॉडर्न पेंटर्स हैं, जैसे एक मुझे बड़ा काज़मीर मालाविच मुझे बहुत पसंद है, एक रशियन पेंटर है, और फिर अगर मिडीवल टाइम पे चले आओगे तो और पेंटर हैं, पाकिस्तान में आओगे तो अमीन गुलजी एक पेंटर हैं जो मुझे बड़े ज़्यादा पसंद हैं, साथ कैन मतलब एक नेक्स्ट लेवल पेंटर हैं। फिर मतलब मेरा मतलब पॉइंट ये है कि देखो डिज़ाइन एज एन आर्किटेक्ट, डिज़ाइन एज अ पेंटर, ठीक है, एंड देन डिज़ाइन इन दिस टुडेज मॉडर्न टाइम वेयर वी आर लिविंग
and we are creating so much of technology and creating so much of software after this technological boom, internet, the computers we have. मतलब आज से 100 साल पहले तो ये डेस्कटॉप कंप्यूटर्स नहीं थे ना, ये डिवाइसेस नहीं थी ना, और इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो रही थी ना, ये तो भी पिछले कुछ डेकेड्स में ही हमें पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हुई है. तो बहुत सारे हम कॉन्सेप्ट जो होते होंगे ये एक मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ थॉट से उठाते होंगे. तो माई बिगर क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल द आर्क इज कि हाउ डज व्हेन यू क्राफ्ट अ डिज़ाइन फॉर अ technology solution and a designer who is crafting a design for a architectural solution or a painter who is just designing or who is even for example crafting a painting in his own mindset, all these three are designers for me. मतलब मेरे हिसाब से मेरी थिंकिंग जिस तरह चलती है, बिकॉज आई एम नॉट अ फंडामेंटली अ डिज़ाइनर, आई एम अ साइंटिस्ट, मगर फॉर एग्जाम्पल और नाउ आई एम वर्किंग ऑन कंपनीज, सो आई एम अ बिजनेस गाय ऑल्सो. I'm crafting a whole planarian and bonsai and 49 and multiple things. But I'm not fundamentally a designer. I'm not a design guy. You are like a design guy. तो अब ये 3 different design के लोग हैं. अब इनके different thought process में कितना फ़र्क है, मतलब क्या फ़र्क है? नहीं, ये मैं बात यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ कि I would like to argue कि you are more of a designer than a painter. बट क्योंकि मैं क्योंकि देखें ना, ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है बिटवीन डिज़ाइन एंड आर्ट. पेंटर आर्टिस्ट है, ठीक है. अब मतलब इसमें जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो सब्जेक्टिविटी का है, ठीक है. अब किसी भी टाइम की पेंटिंग हो गई, ठीक है, किसी भी टाइम का आर्ट हो गया, ठीक है. देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सब्जेक्टिविटी टू इट and the intrinsic meaning behind it, that the जो या तो पेंटर के साथ रह गई, या फिर उसने पोर्ट्रे कर दी, या फिर नहीं की, या फिर आपके ऊपर है कि आप कितनी जो है ना. और ऐसे भी हो सकता है कि वो एक ऐसी पेंटिंग है जिसमें जो पेंटर ने जिस मीनिंग से वो बनाई है, पर आपने जो मीनिंग उससे एक्सट्रैक्ट की है, दैट आर माइल्स अपार्ट, ठीक है, दैट आर माइल्स अपार्ट. मैं डिज़ाइन में ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है. सो देर इज़ मेरे लिए नो सब्जेक्टिविटी इन डिज़ाइन. आप आई वुड रादर, अगर मुझे एक साइंटिस्ट से रिलेट किया जा रहा है, दैट इज़ दैट इट वुड बी फंडामेंटली मच बेटर फॉर मी दैन एन आर्टिस्ट. क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि ये कन्फ्यूजन आती है क्योंकि देर इज़ रिलेटिव अमाउंट ऑफ क्रिएटिविटी इन्वॉल्व इन दिस, क्योंकि एक विजुअल अपील है, एस्थेटिक्स का एक अच्छा मेजर पार्ट है. बट दैट इज़ ऑल्सो इंक्लाइन टूवर्ड्स कि वो काफ़ी हद तक बिहेवियरली इन्फ्लुएंस करता है उस डिज़ाइन के यूजेज के लिए. क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को विटनेस करते हैं तो सबसे पहले हम उसको यू वुड डेफिनेटली नो बेटर कि हम उसको विसरली विटनेस करते हैं कि ये दिख कैसे रही है. उससे सबसे पहले एक जो है ना परसेप्शन जो है ना बन जाता है. तो देयर वाज लाइक विसरल, देन रिफ्लेक्टिव, देन बिहेवियरल. तो उसको आपका ऐसा पार्ट बनाने के लिए कि नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ यू, नाउ दिस योर फोन, नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ यू. वो दिखता कैसे है, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट इनिशियली. तो ये सब्जेक्टिविटी जो है ना आर्ट में नहीं करती. आप बोलें कि ये पेंटिंग बेकार है, आर्टिस्ट बोले कि ये पेंटिंग बहुत अच्छी है, आप ज़िंदगी भर जो है ना ये डिबेट कर सकते हैं उसके साथ, विच नीड टू नहीं. पर अगर मैं आपको बोलूँ, मैं आपको एक बेसिकली एक ऐप डिज़ाइन करके देता हूँ और मैं आपको बोलूँ कि दुनिया की सबसे मीनिंगफुल ऐप है और उसमें कुछ नहीं है और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है. एंड ऑब्वियसली आई कांट प्रूव माई पॉइंट लॉजिकली कि जो है ना ये दुनिया की क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, क्या हो रहा है. देयर इज अ सर्टेन सेट ऑफ रूल दैट आई हैव टू एसोसिएट विद, देयर इज सर्टेन सेट ऑफ बिहेवियर दैट आई हैव टू सी कि ये जो है जो मेरे इंटेंडेड जो मेरे टारगेटेड यूज़र्स हैं उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है नहीं कर रही. तो ये मुझे बेसिकली ये लगता है. एंड देन अगेन हम भी जब आपस में बात करना हम उस पर डेफिनेटली बॉन्साई पे और आपके और जो इनिशिएटिव्स हैं उस पर लाजमी और बात करेंगे. लेकिन उसमें भी ये वाला जो पॉइंट है ना वो इसी आपका लॉस माई ट्रेन ऑफ थॉट. बट नहीं, तुमने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की कि यू सी डिज़ाइन मोर इन एन ऑब्जेक्टिव सेंस और इट्स मोर एज अ साइंटिस्ट. क्योंकि अब
प्रोडक्ट डिज़ाइन है, जैसे एप्पल इज़ अ डिज़ाइन कंपनी, लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं इट्स अ टेक्नोलॉजी कंपनी, मगर इट्स मोर लाइक अ डिज़ाइन, इट्स एन एक्सपीरियंस डिजाइन कंपनी जो It's an इसके experience design एक्सपीरियंसेस आर सेकंड टू नन. या है ना, मतलब इट इज़ लेड बाय डिज़ाइन, या टेक्नोलॉजी कम्स सेकेंडरी टू दैम. फॉर एग्जाम्पल, या प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर जैसे जापानीज़ प्रोडक्ट्स हैं, आप कोई फूड मशीन यूज़ कर रहे हो या गाड़ी यूज़ कर रहे हो, जैसे लुई विटॉन का एक डिज़ाइन है, ठीक है, या एक प्रीमियम डिज़ाइन है, या रोल्स रॉयस है, उसके कार्स में मल्टीपल डिज़ाइंस हैं, लैम्बोर्गिनी का अलग डिज़ाइन है, फरारी का अलग डिज़ाइन, पोर्श, हालांकि पोर्श की इंजीनियरिंग कितनी ज़्यादा एडवांस्ड है, पर उन्होंने डिज़ाइन अभी भी वही मेंटेन किया हुआ है कि जो उनका पुराना स्टेट ऑफ द आर्ट डिज़ाइन था, उन्होंने उसी लेगेसी को लेके चले. तो आई थिंक आई गॉट दिस सेंस के टेक्नोलॉजिकल डिज़ाइन में या मॉडर्न डिज़ाइन में, ख़ास तौर पे मॉडर्न डिज़ाइन के अंदर जब हम लोग ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी या क्राफ्टिंग अ सोल्यूशन, क्राफ्टिंग अ सॉफ्टवेयर, क्राफ्टिंग अ टेक डिवाइस, क्राफ्टिंग अ वेरेबल स्मार्ट वॉच, एग्जैक्टली. तो अगर हम जब इस तरह की प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो उसके अंदर जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसके अंदर कुछ बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी है. आप चाहते हो कि जो एप्पल वॉच वेयर कर रही है पूरी कम्युनिटी, वो बहुत हद तक एक ऑब्जेक्टिव डिज़ाइन की तरफ इंक्लाइन होनी चाहिए. वो सब अपनी एक सब्जेक्टिव मीनिंग या एक अपना, जैसे सबका एक अपना म्यूज़िक सेंस होता है ना, स्पॉटिफाई में हर बंदा अपना म्यूज़िक सुन रहा है, किसी को रैप पसंद है, किसी को क्या पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, पर टेक्नोलॉजिकल डिज़ाइन में आपको एक सर्टन लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी भी चाहिए होती है. मैं पता है, मैं सिर्फ मतलब अगर मैं पूरा आइडिया अगर समराइज़ करने की कोशिश करूँ ना, करो, तो मैं ये बोलूँगा कि बहुत सारे लोगों ने एप्पल वॉच पहनी हुई है, एप्पल वॉच पहनी हुई है, अच्छा पहनी हुई है, नाइस, कि पहनी हुई है कि बोल के कि ठीक है मुझे अच्छी लगती है, एक प्रीमियम ब्रांड है, इट हैज़ अ सर्टेन लेवल ऑफ दैट कि जो है सोसाइटी में एक हुआ है कि अच्छा नहीं एप्पल की वॉच पहनी हुई है करी है, आपने इसलिए पहनी हुई है, ओके गुड, ठीक है. आपको ये आइडिया जाए ऑफ द परसेप्शन ऑफ द ब्रांड और उसकी यूजिबिलिटी से कि ओके दिस इज़ वर्थ इट, द प्रीमियम बिहाइंड इट इज़ वर्थ इट, उसके पीछे देयर इज़ मोर साइंस इन्वॉल्व देन एनी काइंड ऑफ आर्ट. ओह दिस इज़ अमेजिंग ना, मतलब दिस इज़ अमेजिंग कि जैसे अब गुची है या लुई वुइटन है, या आपने मतलब इस तरह के ये ब्रांडिंग भी है ना, परसेप्शन है ना, क्यों हो गए प्रीमियम. हाँ, यू डेफिनेटली यू आर cognitive neuroscientist. So you are a cognitive neuroscientist, so you understand the cognitive neuroscience involved behind marketing, कि वो किस तरीके से जो है कितने बड़े ब्रांड्स, वॉलमार्ट हो गया, दे यूटिलाइज इट टू पोजिशन देयर आइल्स ताकि जो है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सके. इट्स बाय डिज़ाइन ऐसा है कि जो है ना के इस तरीके के उन रिजल्ट तक पहुंच सके वो. So it's always more science than any kind of art involved. That's why even branding, marketing, these subjects, I am very curious about them. Yeah. मतलब this is I think next level subjects ना, कि जिस तरह the way marketing campaigns are designed, the way marketing, for example Apple का marketing ad देखो, जैसे I love Red Bull की marketing. अब Red Bull in reality is a caffeinated sugar drink, but that's not Red Bull. Red Bull is it gives you wings. अब उसके अंदर क्या है, they do extreme sports. The perception is unreal. मतलब आपने Red Bull पी के आपका क्या फिजियोलॉजी है या आपका क्या पर्सनैलिटी है उससे फर्क, बट द एसोसिएशन टू Red Bull is कि यार कोई बंदा जहाज से कूद गया, मोटर स्पोर्ट्स हो रहे हैं, कोई बाइक वाला कोई एक्सट्रीम स्पोर्ट्स कर रहा है, या कोई टनल में से जहाज निकाल के लेके जा रहा है, या कोई बहुत ही एक्सट्रीम स्पोर्ट्स का काम है जो बहुत कम इंडिविजुअल्स अचीव कर सकते हैं, उसके साथ दे हैव एसोसिएटेड Red Bull. Like the association is कि you are doing something extreme. Yeah. You are doing something that's rare, out of the world. Yeah. You are doing something outlier. Exactly. But at the end of the day, if you go to a Shell store and just get a Red Bull, it's a stimulant. It's a stimulant. That is it. It's nothing but just a stimulant. Yeah. Just a drink put in that box. But the perception that brand has made is कि you are doing something extreme, right? When you have a Red Bull in your hand, मतलब मेरे साथ तो नहीं होता क्योंकि हमने इतना डिकोड कर लिया चीज़ों को कि हम उसकी एसेंस को बहुत ज़्यादा फंडामेंटली देख रहे होते हैं कि अब फॉर एग्जांपल हर बंदे का लाइक, अब इफ समबडी इज होल्डिंग अ Red Bull and drinking a lot of Red Bull, probably he started getting Red Bull कि यार मुझे भी इसी ग्रुप ऑफ पीपल का पार्ट बनना है जो ये एक्सट्रीम लेवल पे नेक्स्ट लेवल चीज़ कर रहे हैं. ऐसा ही. तो नाउ आई एम अ पार्ट ऑफ दैट ट्राइब. आप प्राइस में डिफरेंस देख लेना. कितनी एनर्जी ड्रिंक्स, कितनी लोकल एनर्जी ड्रिंक्स हैं. आपको कौन सी पीनी है? हाँ, पर Red Bull is way 2x 3x 4x प्राइस. एग्जैक्टली. और उसमें प्राइसिंग, उससे प्राइसिंग ड्राइव हो रही है. ऐसा ही है. सो इकोनॉमिक्स
सब्जेक्ट्स लाइक अनरियल है ये पूरा इकोसिस्टम है ना, ये अनरियल है। पर मुद्दा यही था कि आप कोई भी मुझसे ये बात कह ले कि हाँ भाई क्या आर्ट है, क्या ये है, क्या वो है, बट आई वुड से कि डिज़ाइन जितना साइंस को यूटिलाइज कर रहा है और जितना साइंस डिज़ाइन लेड है इंटरचेंजेबली ना, उतना उसमें आर्ट का आंसर नहीं है। इट इज़ कमिंग एज वन स्मॉल पार्ट ऑफ इट जो कि ज़रूरी है अगेन टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर, बट दैट इज़ इट। बट दैट इज़ इट, क्योंकि उसमें भी आपका बार बार एक तो मैं असल में ना बार बार वो बात याद करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैं भूल गया यार दिस हैपेंस व्हेन यू लूज अ ट्रेन ऑफ थॉट ना। एग्जैक्टली, तो मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्या बोलने वाला था मैं और उसका रेफरेंस कहाँ से आएगा, उसकी कहाँ से रिकॉल बनी, वो आ जाएगा, वो थोड़ी देर बाद आ जाएगा, या तो आज नहीं आएगा ना तो 4 दिन बाद आएगा। एग्जैक्टली आ जाएगा, ये है। बट दिस इज ट्रू यार, मुझे तभी ना सब्जेक्ट्स लाइक बिजनेस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, ये बहुत ज़्यादा इंट्रिग करते हैं। मतलब आई एन्जॉय द वे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर बीन मेड, द वे JP Morgan functions, or the way McKinsey functions, or the way Goldman Sachs functions, or the way Bloomberg functions, you know. या फॉर एग्जाम्पल इसके पैरेलल मीडिया हाउसेज, द वे मीडिया फंक्शंस, जिसमें RT हो गया रशियन TV, TRT हो गया टर्किश TV, BBC हो गया, गार्डियन हो गया, अल जज़ीरा हो गया, CNN हो गया, BBC हो गया, या BBC तो मैं बोल चुका हूँ, CNN हो गया, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, इंडिपेंडेंट टाइम्स हो गया। अब इमेजिन कि मीडिया के साथ भी कितनी ज़्यादा नैरेटिव डिस्कोर्स, of course narrative building discourse, ideologies, fundamental beliefs, approach to problem, कितना ज़्यादा एसोसिएटेड है। क्योंकि अब the way I dissect mostly news is that I get my news sources from at least 15 places, 14 places, and then it's a rigor that you are reading, writing, living in a livable world, and then you make a perception out of that, because everybody dissect the same event from a different point of view. You know, they have their own narrative, and there are also certain stories that, for example, Guardian will cover, but Al Jazeera will not cover. See again that, or Al Jazeera will cover, but Guardian will not cover. You would agree that narrative by design can shape perception. That's also design there. Yeah. That's the beauty, na. That's the way I love this New Yorkers, and the way matlab these people function, their mind functions is just amazing. Exactly. They are conveying the same message, and again going back to our premise of using the right words, is that the words they are using is giving you a different perception, and the word that they are using is giving you a different perception. So it's amazing. आपकी जर्नी पे थोड़ा सा वापस आते हैं अगेन, क्योंकि यार जर्नी पे आते हैं, पर मैं एक सेगवे करते हैं। सेगवे कर लें। मेरा जर्नी, टू बी ऑनेस्ट, आई हैव दैट इन माय माइंड कि आई विल टॉक अबाउट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इन स्विट्जरलैंड, we'll talk about research institutes in Harvard, in MIT, in San Francisco, in UBC. We'll talk about research institutes in Korea. I'll talk about my PhD program at Stanford. Not just that, and I also want you to talk about the state of research in Pakistan, because आप तो बन गए जो आपने बनना था. I'll talk about it. I'll talk कि how the state of affairs in Pakistan is. Because research का ना एक बहुत fundamental narrative ये है कि a lot of research happens top down in today's time. There is a lot of funding which is involved. ठीक है. There is billions of dollars that US puts into their research actively. There is billions of dollars that, for example, a small state like Switzerland puts in their research. ERC is a grant which happens pan-Europe, which puts a lot of money into research. And even the research communities across geographies are very structured. You have to write grants, there's PhD programs, then there are postdoc programs, and there is a whole career that you can make. You can go to technical labs, then there's a whole ecosystem, the way research functions. So even research in today's time is not the same research which used to happen in the 19th century or in the 18th century or the 16th century. It's like a 21st century research structures that we have, which is very much aligned across geographies. And I think the fundamental part of it is also the way people think in that society and what their priorities are. If they have priorities aligned in a certain way, then they make rules which make them access
those spaces where they want to progress in that way. Which foster these opportunities basically. Yes, basically it's a very active decision that it's a part of your existence, a part of who you are, it's a part of how you want to function, how you want to portray yourself, where you want to lead. For example, after Second World War, there were journals in America who wanted science to be open science but not just utilitarian science. But they don't wanted science to just make weapons or to make army progress or to make power sustainable. But they understood कि यार कि science जब तक open नहीं होगी तब तक research होती नहीं रहेगी, तब तक उसके जो perks है ना वो हम enjoy नहीं कर सकते. तो NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो कि बहुत ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ रिलेटेड रिसर्च फंडिंग करता है यूएस में. NSF जो बहुत ज़्यादा नेशनल साइंस फाउंडेशन. फिर यूएस में बहुत अच्छी बात यह है कि यूएस के जो बड़े कैपिटलिस्ट हैं ना, दे पुट अ लॉट ऑफ मनी इनटू देयर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस विच आर वेरी मच इंटीग्रेटेड इनटू देयर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस. तो यू विल फाइंड अभी 2 साल पहले की बात है जब मैं बेल्जियम में था और मैं स्विट्ज़रलैंड की एक PhD प्रोग्राम के लिए एडमिट हुआ था और मैं वहाँ जाने का सोच रहा था. तो उन्हीं दिनों स्टैनफोर्ड के अंदर जो नाइकी का ओनर है फिलिप नाइट्स आई थिंक, ही गेव $75 million जस्ट फॉर द एजिंग रिसर्च. ओके. तो उनका जो न्यूरोसाइंस सेंटर है स्टैनफोर्ड का, उसके अंदर उसने सिर्फ एजिंग रिसर्च करने के लिए $75 million की ग्रांट दी थी. और उसी ही दौरान मतलब क्योंकि एजिंग इज़ सच अ हॉट टॉपिक दीज डेज कि अभी जेफ बेजोस ने एटलस लैब क्रिएट की थी जिसके अंदर आई थिंक ही punched in around $3 billion. और उसके अंदर दिस एटलस लैब took scientists from UCSF, they took scientists from Berkeley, they took scientists from Cambridge, they took scientists from Boston University, Stanford and multiple other spaces to create this Atlas lab. So the idea is कि यार societies की ना एक अपनी path होता है जिसके ऊपर वो चल रही होती हैं और उसके साथ ना उनकी priorities aligned होती हैं. और रिसर्च भी ना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ से अलाइंड है. तभी आप US में, कनाडा में, यूरोप में भी हर स्टेट में डिफरेंट पॉलिसी है विद साइंस. इटली की अलग पॉलिसी है, फ्रांस की अलग पॉलिसी है, स्पेन की अलग पॉलिसी है, स्विट्ज़रलैंड की अलग पॉलिसी है, स्वीडन की अलग पॉलिसी है, जर्मनी की अलग पॉलिसी है. अब स्विट्ज़रलैंड सच अ स्मॉल कंट्री और स्विट्ज़रलैंड के अंदर a few cities are for example बेज़ल है, वहाँ पे ज्यूरिक है, जिनीवा है, लुजियान्स है. अब बेज़ल एक बहुत छोटी सिटी है पर बेज़ल का जो इकोसिस्टम है वहाँ बहुत सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ बेज़ल के अंदर एक FMI के नाम से रिसर्च इंस्टीट्यूशन है और फॉर एग्जांपल उस FMI रिसर्च इंस्टीट्यूशन के अंदर आई थिंक अराउंड 200 to 300 साइंटिस्ट हैं. और अगर मैं उनकी लैब्स की बात करूं तो उनके पास मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ लैब्स हैं जिसके अंदर न्यूरोबायोलॉजी है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है और मोलेकुलर बायोलॉजी है. सो दे डू अ लॉट ऑफ बेसिक डिजीज़ साइंस रिसर्च, दे डू अ लॉट ऑफ बेसिक न्यूरो साइंस रिसर्च. तो उनमें से एक आंद्रिया लूथी की लैब है जिसके अंदर मेरा PhD में एडमिशन हुआ था. और सिर्फ उस एक एडमिशन के लिए द ग्रैंड दैट लैब गॉट, और उसका जो पोस्ट डॉक था मातिस महान, स्टिल अ फ्रेंड. और मातिस ने से जब मेरी 4th कन्वर्जेशन हो रही थी तो मातिस टोल्ड मी कि दे हैव अ ग्रांट ऑफ अराउंड $4 million और उस $4 million की ग्रांट के अंदर दे हैव अ 1 PhD पोजीशन इन सिस्टम्स न्यूरोसाइंस. और सिस्टम न्यूरोसाइंस में दे कैन हायर 1 PhD स्टूडेंट एंड टू गेट दैट 1 PhD स्टूडेंट द लैब हैव टू प्रूव टू द गवर्नमेंट कि दे वर नॉट एबल टू फाइंड अ रिसोर्स और अ पर्सन ऑफ दैट इंटेलेक्ट विद इन स्विस population. That's why they have to bring this guy out of another country to get this position, because at the end of the day the output which will come out of this project will contribute to their economy, which will contribute to their prosperity. So they have to prove to their government कि हमें कोई स्विस बंदा नहीं मिला. जैसे अब कराची में, अगर कराची यूनिवर्सिटी में ICCBS है या कोई लैब है, अगर वहाँ पे एक PhD प्रोग्राम ऑफर, सोचो कितना लेवल ऑफ स्ट्रक्चरिंग है कि अगर वहाँ पे एक PhD प्रोग्राम पोजीशन ऑफर हो रही है, उस PhD पोजीशन के पीछे अगर उनको पूरे कराची में कोई बंदा नहीं मिला, पूरे सिंध में कोई बंदा नहीं मिला, पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा नहीं मिला, एंड देन दे हैव टू प्रूव कि यार ये बंदा मैं नॉर्वे के इस गांव से इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि
पूरे पाकिस्तान में इस कैलिबर का बंदा नहीं है, एंड इट्स इवेंचुअली गोइंग टू हेल्प द इकोनॉमी, और वो वीज़ा सभी मिल रहा है। yeah. और फिर उसके साथ फिर स्टाइपेंड भी है, उसके साथ फिर आपके पास सारी रिसोर्सेज भी हैं, और फिर आपके पास स्टेट ऑफ द लाइफ भी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी है। अब आप देखो ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी आप बात करो तो कौन सी सिटीज़ में टॉप क्वालिटी ऑफ लाइफ में आती हैं? त्रिएस्ते है, कैलगरी है, ज्यूरिक भी बहुत ज़्यादा आती है क्वालिटी, वियना है ऑस्ट्रिया के अंदर। ये सारी सिटीज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ में इसलिए ऊपर हैं क्योंकि इनकी इकोनॉमीज इस तरह स्ट्रक्चर हुई हुई हैं कि हर बंदा, एक जो मेजर पॉपुलेशन है, जो चंक ऑफ मेजर पॉपुलेशन है, वो उस स्ट्रैंड पे रहे कि जहाँ वर्क लाइफ बैलेंस हो, इकोनॉमी भी कंट्रीब्यूट कर रही हो, वहाँ बहुत बड़ी अपर मिडिल क्लास, मतलब बहुत बड़ी एलिटिस्ट क्लास भी नहीं है। जैसे अमेरिका में बहुत बड़ी एलिटिस्ट क्लास है, ऑस्ट्रिया में, यूरोप में आपको इतनी बड़ी एलिटिस्ट क्लास नहीं मिलेगी क्योंकि वहाँ पे एलिटिस्ट क्लास छोटी है, बीच का चंक बड़ा है, फिर नीचे का चंक है। तो वो एक सोशलिज्म ड्राइव्ड स्टेट्स हैं, तो उनकी रिसर्च पॉलिसी भी सोशलिज्म ड्राइव्ड होंगी। अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में बहुत डिफरेंट है। अमेरिका में एक प्रोफेसर मल्टीपल जगहों पे अपनी रिसर्च एफिलिएशन रख सकता है और मल्टीपल जगहों से अपने स्टूडेंट्स रख सकता है, और ही कैन कैपिटलाइज एज मच एज पॉसिबल बिकॉज इट्स अ फ्री मार्केट एंड ही हैज़ अ लॉट ऑफ फ्री डिसीजंस टू मेक। पर वो भी स्ट्रक्चर्ड ही होंगे एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि वहाँ पे भी पॉलिसीज़ हैं, उसको उसके हिसाब से चलना है। अब जैसे देखो ना, जो यूएस की मुझे बहुत अच्छी बात लगती है, जैसे आप ईस्ट कोस्ट ले लो। अब ईस्ट कोस्ट के अंदर जो आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें से आप एक बॉस्टन उठा लो, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल बॉस्टन के करीब करीब एमआईटी है, हार्वर्ड है, बॉस्टन यूनिवर्सिटी है, मल्टीपल लिबरल आर्ट्स कॉलेजेस हैं। अब जैसे मैं ऑफ कोर्स, हम लोग तो कंप्यूटर साइंस वाले, तो हम तो एमआईटी के दीवाने ही हैं, और स्कूल मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से एमआईटी के ओपन कोर्स वगैरह पढ़ रहे हैं, एमआईटी की मतलब वेबसाइट। अब तक तो ऐसा हो गया कि एमआईटी हजम हो गई या हिफ्ज हो गई है। और एमआईटी के अंदर देखो ना, रिसर्च इंस्टीट्यूशन इतने अच्छे हैं, उनका इवन बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का जो डिपार्टमेंट है, अब वो बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट हैव collaboration with Dana-Farber Institute for Cancer Research. They have collaboration with the Media Lab. They have collaboration with the McGovern Institute, जो कि उनका ब्रेन साइंस का डिपार्टमेंट है, and they have collaboration like this with several other institutions. तो अब जो एक बंदा, जो एक स्टूडेंट वहाँ पे एज अ PhD या एज अ बैचलर्स बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, he has access to people and he can have communication with people who are doing hardcore cancer research. He has access to people, he has access to people to have communication who are doing hardcore brain research. तो उसका जो पूरा इकोसिस्टम है ना, अगर वो बंदा वहाँ थ्राइव करना चाहता है तो उसका पूरा इकोसिस्टम उसको थ्राइव करवा देता है. सो द इकोसिस्टम इज़ व्हाट मैटर्स अ लॉट. Okay, the way you create that ecosystems which allows an individual to attain those things is very important. It's hardly in today's time and age when an individual can make a lot of difference. Individualism is true. We have to have great individuals, but we also have to have great ecosystems. Yeah. If you don't have great ecosystems, ना single individual कुछ नहीं उखाड़ सकता. Exactly. There won't be any self-made kind of stories without the ecosystem. भाई नहीं होता ऐसा. आप किसी को भी डायसेक्ट कर लो. जो आपने prioritization दी ना by demographics, that explained to me a lot about the whys and the whats of the भाई अब देख लें Pakistani research ecosystem. हाँ मतलब उस पर तो मतलब अब देखो ना, फॉर एग्जांपल इवन टॉकिंग अबाउट इंडिया. अब इंडिया की भी जब लिबरल की थी इकोनॉमी, हम नेहरू वगैरह जो थे, दे वर मोस्टली सोशलिस्ट. दे क्रिएटेड IITs के जो जितने भी एक्स ग्रेड्स हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया. पर 2010-2011 के अंदर मनमोहन सिंह और मोंटेग सिंह अहलूवालिया, व्हेन दे लिबरेटेड द इकोनॉमी, व्हेन दे अलाउड बिग इन्वेस्टर्स, बिग VC कंपनीज, बेसिकली बिग इन्वेस्टमेंट कंपनीज जैसे AIG हो गया अमेरिका का, या मल्टीपल इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हो गई जो शिकागो भेज रहे हैं, टू कम एंड डू देयर बिजनेस इन बेंगलुरु, टू डू देयर बिजनेस इन मुंबई एंड टू डू देयर इन्वेस्टमेंट्स. मतलब उनका काम ये कि भाई वो $200 मिलियन अगर पिच इन कर रहे हैं, उनको 4 साल बाद उस $200 मिलियन को $800 मिलियन बनाना है. Exactly. अब सॉफ्ट बैंक चाइना है, सॉफ्ट बैंक चाइना का इनिशिएटिव ये यार, दे वांट टू क्रिएट मोर कैपिटल, बिकॉज at the end of the day you're living in a capitalist society where your goals and your structures and your progression toward things are aligned in that sense. अब जैसे आजकल लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं सऊदी अरेबिया विजन 2030 because they are running out of oil, so they have to restructure their whole society towards the west, like the whole
2030 vision is a blueprint of what West has been doing for the last 120 years. Yeah, more or less. Yeah. और वो पूरी मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर, अब वो टेक्नोलॉजी सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, मिनरल सेक्टर हो, टूरिज्म सेक्टर हो, सोशल सेक्टर हो, सोशल लाइफ का सेक्टर हो, कि आपको क्लब्स चाहिए या आपको बियर चाहिए या आपको वाइन चाहिए या आपको फॉर एग्जांपल टूरिज्म चाहिए या आपको फॉर एग्जांपल किस तरीके के रिजॉर्ट्स चाहिए, आपको किस तरीके की बिल्डिंग्स चाहिए, आपको किस तरीके का नियोम बनाना है, फ्यूचरिस्टिक तरीन उस पूरी सिटी का कॉन्सेप्ट है. तो वो पूरा 2030 विजन अलाइंड इसलिए है कि यार दे वांट देयर सोसाइटी टू सस्टेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. लाइक आफ्टर इवन 1000 years और 800 years व्हेन यू लुक बैक एंड यू सी कि यार ये बंदू ट्राइब के बॉयज़ थे, जो इब्न सऊद पूरी फैमिली है, वो किस तरीके से उन्होंने मोनार्की ली, ऑयल मिला, आरामको बनी द थर्ड बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड. उसके बाद विजन 2030 मोहम्मद बिन सलमान के अंडर, इफ़ दे आर एबल टू reform and transform their whole society, so by that time 100 years when people will look back and if they're able to achieve all of that, so what is this is a top down goals of powerful people, the way they want their societies to function. Exactly. And this is one of the major things which you will see in history. जैसे माओ ने जब रेवोल्यूशन लेके आया था चाइना में, तो चाइना में पहले बहुत पॉवर्टी थी भाई. पिछले 50 साल के अंदर बाय द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सोसाइटी, एंड यू गो एंड सी चाइना टुडे, यू वोंट बिलीव इट कि 100 साल पहले का चाइना और आज का चाइना इज़ 180 डिग्रीज. जिस लेवल की टेक्नोलॉजी, जिस लेवल की साइंस, अब जैसे फॉर एग्जांपल साइंस में जर्नल्स हैं, अब मैं न्यूरो साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मैं फॉर एग्जांपल नेचर, साइंस, ई लाइफ और सेल और इस तरह के जर्नल्स मोस्टली पढ़ रहा होता हूँ. अब मैंने ट्विटर पे भी अराउंड 5000 बंदे फॉलो किए हैं, क्योंकि 2-3 साल से ट्विटर पे लोग बहुत अच्छे साइंस की कम्युनिटी है और बहुत अच्छे पेपर्स वहाँ पे शेयर कर रहे होते हैं. तो वो कम्युनिटी की वजह से अब जब मैं वो साइंस के जर्नल्स के पढ़ रहा होता हूँ ना, तो इतने सारे रिसर्च पेपर्स हैं विच आर कमिंग आउट ऑफ चाइना, विच आर एज ग्रेट एज a research paper coming out of Stanford, a research paper coming out of Harvard, a research paper यार देखो यूएस के अंदर भी ना, आप हार्वर्ड स्टैनफोर्ड को तो छोड़ दें, आप आ जाएं इमोरी, आप आ जाएं वर्जीनिया, आप आ जाएं फ्लोरिडा, आप आ जाएं सिएटल, ठीक है, आप यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा आ जाएं. मेरा एक दोस्त है, ही इज़ अ प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा, और यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा ने भी अपना पूरा बायोलॉजिकल साइंसेस का डिपार्टमेंट आज से कुछ 2-3 साल पहले रिवाइव किया, पूरा रिवैम्प किया. यार इवन दीज स्मॉल यूनिवर्सिटीज़, दीज स्मॉल स्टेट्स हु आर नॉट एज बिग एज दीज बबल्स which exist within USA, bhai, they are great. The way they provide education, the way they are structured, the way their ecosystem function is still very evolved. अब खैर US में बहुत ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे रेसिज्म है, स्लेवरी है और क्लास डिफरेंस है, ठीक है. तो US is also not a utopia. There is no utopia in the world. There is no heaven in the world. ना heaven मिलेगी मरने के बाद. There is no heaven in the world. Subject. हाँ मगर पता है US की भी मुझे स्मॉल यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी लगती हैं. मुझे कनाडा की भी स्मॉल यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी लगती हैं. खैर UBC तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, मगर यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी, इवन द पॉइंट इज़ नॉट कि यार आई थिंक इन दिस वर्ल्ड ना, अपना हमें फोकस करना चाहिए उन सिटीज़ पे, उन इकोसिस्टम्स पे जो एलिटिस्ट नहीं है. जैसे पाकिस्तान की बात होती है ना, तो KLI की बात होती है. भाई रहीम यार खान, फैसलाबाद, सादकाबाद, जैकमाबाद, सक्कर, कोयटा, सिब्बी, इनको डेवलप करो ना यार आप. जब ये स्मॉल सिटीज़ डेवलप होंगे ना, तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन, ये जो माइग्रेशन ऑफ पीपल है, ये बहुत हद तक शॉर्ट हो जाएगा यार. तो अब मेरी इस तरह की थिंकिंग है. आई थिंक कि दीज स्मॉलर हब्स हैव टू बिकम बिग. अब जैसे जब मैं लेटर पार्ट ऑफ माई मास्टर्स, आई डिड माई थीसिस इन बेल्जियम. अब बेल्जियम में मैं एक सिटी में था, इट वॉज कॉल्ड लिएज. अब यूनिवर्सिटी ऑफ लिएज जो थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंगली डिज़ाइन थी. सिटी अलग था, यूनिवर्सिटी अलग थी, और उस यूनिवर्सिटी का पूरा इकोसिस्टम मुझे इतना पसंद था कि समझ लो उनके 25-30 डिपार्टमेंट, सारे मैथमेटिक्स, न्यूरो साइंस, बायोलॉजी, जियोलॉजी, सारे एक साथ बने हुए. वहाँ पे हॉस्टल्स हैं, वहाँ पे लाइफ है,
वहाँ पे जॉगिंग ट्रैक्स हैं, ठीक है, वहाँ पे भाई ज़िंदगी, वहाँ हाइकिंग की जगह है, वहाँ लाइफ इतनी अच्छी है ना I saw this in Cambridge. अच्छा हाँ, तो उधर भी मतलब यू नो देयर इज दिस होल परसेप्शन, जब तक आप जा रहे हैं वो आपका प्रिविलेज एक सर्टेन लेवल ऑब्वियसली प्रिविलेज रिक्वायर्ड होता है कि आपको वो चीज़ें देखने को मिली. एंड व्हेन यू सी दैट, मतलब मैं एक कराची से बैचलर्स किया हुआ, ऑब्वियसली वन ऑफ द टॉप कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटीज इवन इन कराची. ग्रेट यूनिवर्सिटी. हाँ, आई लव माय यूनिवर्सिटी. Yeah, it's amazing भाई. We are as powerful as IITians भाई. बट फिर भी मतलब एग्जैक्टली उसी के बाद जो इफ़ यू सी, फिर आप जाओ, मेरी एक मीटिंग थी कैम्ब्रिज में, अब वहाँ पे कोवर्किंग स्पेसेस भी हैं, वो है यूनिवर्सिटी का ही एरिया. हाँ. उसी में कोवर्किंग स्पेसेस भी हैं, रेजिडेंशियल स्पेसेस भी हैं, क्लब्स हैं, क्लब्स एज इन मतलब आपके फिटनेस क्लब्स हो गए, आपके स्विमिंग क्लब्स हो गए, हर चीज़ है. दे हैव पूरी जिंदगी बसी है. एग्जैक्टली मेड श्योर that if a student is there studying, he has a certain level of goal, तो उसको कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ के लिए. वो वहाँ खुश है. हाँ, they can spend their whole life there when they don't even, उनको कोई तकलीफ नहीं होनी उन दैट सेंस के, जो है ना, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो या किसी चीज़ की हाउसिंग है वहाँ पे. हाउसिंग वो भी यार मजे, मतलब ये इकोसिस्टम है ना. या एग्जैक्टली. तो वो आपको नहीं पता चलता जब तक आप यहाँ से थोड़ा सा इधर. भाई लिएज में फ्रेंच बोली जाती थी, अगर वहाँ फ्रेंच नहीं बोली जाती ना, सिर्फ अंग्रेजी बोली जाती, मैं वहाँ रह जाता. मुझे सिर्फ यूरोप में सिटीजनशिप या इस तरह की चीज़ें इसलिए मुझे ज़्यादा इंटीग्रेट करी क्योंकि देयर वाज अ बिग लैंग्वेज बैरियर एंड यू हैव टू लर्न द होल फ्रेंच लैंग्वेज. पर अगर वहाँ इंग्लिश बोली जाती ना, मैं जिस जगह लिएज में था, मुझे वो जगह इतनी पसंद थी, मेरे वहाँ इतने दोस्त बने. और यार वहाँ जिम पूरा इंटीग्रेटेड था, जो तुम बात कर रहे हो, वहाँ पूरा स्पोर्ट फैसिलिटी थी भाई. exactly. वहाँ पे पूरी क्या कहते हैं रेसिंग ट्रैक्स थे, वहाँ पूरा क्या कहते हैं टेनिस के कोर्ट्स थे, वहाँ स्विमिंग पूल्स थे. इट्स लाइक यू नेम इट दे हैव इट. अरे भाई यार ऐसा ही है. चस थी यार, जिंदगी की चस थी, खुदा की कसम. मेरी लैब भी हॉस्पिटल के अंदर थी. नाइस. और वो हॉस्पिटल था, उसके अंदर लैब थी, पूरा इकोसिस्टम था वहाँ पे. मतलब मेरा गीगा न्यूरो साइंस इंस्टीट्यूट था. और यार क्या मज़े की जगह थी यार, खुदा की कसम. मैं वहाँ गया. अब देखो ना, यूनिवर्सिटी ऑफ लिएज में मैंने मास्टर्स थीसिस किया. अब यूनिवर्सिटी ऑफ लिएज मुझे स्कूल के अंदर पता भी नहीं थी कि एग्जिस्ट करती है. मुझे क्या पता था कि यूनिवर्सिटी ऑफ लिएज भी कुछ है. टाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता पता लगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ लिएज है. पर भाई दिस इज लाइफ, दैट लाइफ टेक्स यू टू प्लेसेस यू डोंट हैव एक्सपेक्टेशंस ऑफ. Exactly. अब आई एम सिटिंग हियर लाइक अ 29-year-old वर्किंग ऑन कंपनीज, ट्राइंग टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, trying to create an ecosystem of biotechnology, of educational neuroscience, of DNA computation. I want to work on these interesting fields that I love. But down the line, in 10 years, in 5 years, in 15 years, in 20 years, when I am 40-year-old, I to be honest have no idea where I'll be. मेरा इतनी ज़्यादा, like you have goals, you have your north stars, you work towards them and you do great in them. But where they lead you in 5 years, you really have no idea. I have learned this by time. Yeah, exactly. कि आप चाहते तो ये हो, पर कुछ और हो जाता है, और उसमें से कुछ और निकल आता है, और वो कुछ और आपको कहीं और ले जाता है. पर आपका बस ये है, आपके हाथ में है कि आप अपने गोल्स अच्छे सेट करो, आप अपने दोस्त अच्छे रखो, आप अपना सर्कल मजे का रखो, फंडामेंटल्स अच्छे रखो, आप अपना माइंड सेट जो है ना, माइंड सेट इज द कोर बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई थिंक सो. एटीट्यूड्स, लोगों के एटीट्यूड्स टूवर्ड्स प्रॉब्लम, एटीट्यूड्स टूवर्ड्स आइडियाज. भाई इश्क माशूकी करो यार, पढ़ाई होती रहेगी, साइंस वाइंस होती रहेगी, ज़िंदगी चलती रहेगी. भाई मैं भी सीडर स्कूल कॉलेज में था, मैंने एक छोटी सी न्यूरो साइंस की करी. 11th के स्टूडेंट्स, अब 11th के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हुए हैं इस बात पे कि भाई हम मनी मेकिंग किस तरह कर सकते हैं, ठीक है, हमारे करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, हम आगे जाके क्या करें, कैसा करें. अब वो मैं 20 आवर्स की मेरी क्लास थी, पर मैं वहाँ लंबा बैठ जाता था. 30-40 आवर्स. सीडर के जो CEO हैं रॉक, उनसे भी मेरी बड़ी अच्छी बातचीत है, तो उनसे बड़ी मतलब दोस्ती ही है. और ही इज़ अ ग्रेट पर्सनैलिटी, रॉक डी मेलो, और ही इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग माइंड सेट. इवन हिज जर्नी इज़ वेरी अमेजिंग. आई लव हिज वे ऑफ थिंकिंग. तो मैं उनके साथ कभी बैठ जाता था, वो भी टाइम दे देते थे, तो हम लोग वहाँ बैठे रहते थे. तो वो स्टूडेंट्स के साथ भी होता था कि मैं उनको सारी चीज़ें बता के ना, कि इकोसिस्टम्स कैसे हैं, साइंस क्या है, रिसर्च पाथ्स क्या हैं, इंडस्ट्री में क्या चीज़ें हैं. क्योंकि अब हमारे दोस्त जो हैं, कोई मेटा में भी है, कोई गूगल में भी है, कोई सिस्टम लिमिटेड में भी है, कोई वेंचर ड्राइव में भी है, कुछ लोग बहुत अमेजिंग बाइट कॉर्प्स भी चला रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग 10% में भी हैं, कुछ दोस्त इंडिया में भी हैं. मेरी एक दोस्त थी, वो इसरो की थी, ठीक है, वो इसरो से आई थी. अब कुछ दोस्त PhD गोथिंगन में कर रहे हैं. तो मल्टीपल जगह के लोग हैं.
तो आप उनके एक्सपीरियंसेस से लर्न करके आप आगे पास ऑन कर देते हो कि यार दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड आई सी। पर मैं उनको 10 आवर्स अगर उनको मैं बता रहा हूँ ना रियल शिट, तो 2 आवर्स में मेक श्योर करता था कि मैं उनको ये भी बताऊँ कि भाई इश्क करो, प्यार करो, ज़िंदगी को एंजॉय करो, खुश रहो, अपनी मर्जी के काम करो यार, किसी से मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाओ, सीखो ये भी सीखो ज़िंदगी में कि भाई हार क्या होती है, इश्क में दिल कैसे टूटता है, नहीं सफरिंग से भी तो मीनिंग मिलेगी ना, टूट के दिल बनाते कैसे हैं, है ना, किसी की आंखों में आंखें डाल के बात करते कैसे हैं, है ना, किसी को एंगेज करते कैसे हैं, किसी से उसकी ज़िंदगी के बारे में मालूमात हासिल करते कैसे हैं, बिल्कुल, किसी के कंधे पे सर रख के अगर सोना है तो यार ये भी तो सीखना है ना, किसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है तो ये भी तो सीखना है ना यार, रिलेशनशिप भी तो सीखने हैं, लोगों के जज्बात, लोगों के इमोशंस, भाई बहुत चीज़ें सीखने की ज़िंदगी, ये स्पेक्ट्रम मैं कहता हूँ भाई, स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। मुझे आप साइंटिस्ट बन जाओगे, इकोनॉमिस्ट बन जाओगे, पॉलिटिशियन बन जाओगे, अकाउंटेंट बन जाओगे, पर क्या आप अच्छे लवर बन गए? भाई अच्छे लवर भी तो बनो, अच्छी मोहब्बतें भी तो पालो, है ना, अच्छी जगह आशिकियाँ भी तो करो, ये भी एक जर्नी बनाओ, ये भी एक पोर्टफोलियो बनाओ पूरा कि भाई मैंने अपनी 30 साल ज़िंदगी में 30 लोगों से मोहब्बत की और हर बंदे ने मुझे अलग चीज़ सिखा दी, मैंने उसको अलग चीज़ सिखा दी। मैं 2 दिन इसके साथ रहा तो 2 साल मैंने इसके साथ गुजारे, 3 महीने मैंने इसके साथ गुजारे तो 15 दिन मैंने इसकी गालियाँ सुनी हैं। यू नो ये भी एक ज़िंदगी का बड़ा भाई खूबसूरत मोड़ है कि जिसपे मैं तो बड़ी खुशी खुशी बात करता हूँ कि भाई प्यार करो यार, बस प्यार करो, क्योंकि प्यार जब कर लोगे ना तो आपको पता चलेगा कि भाई नफरत क्या होती है, वॉर क्या होती है, किसी की लेना क्या होती है, 1000 चीज़ें सीख जाते हैं आप उसमें, ठीक है ना। तो इंसान के 1000 रंग हैं और वो हज़ारों रंग में मैं तो कहता हूँ खिले, ठीक है ना, क्योंकि हर टूल आना चाहिए आपको पावर भी हो तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, किसी से रिवेंज लेना हो तो आपको पता होना चाहिए कि इससे रिवेंज कैसे लेना है, किस तरीके से लेना है रिवेंज, ठीक है ना। तो ये भी सीखें आप, बेशक आप ना लें रिवेंज, किसी को सफरिंग ना दें, पर यू शुड नो कि हाउ टू, इफ़ यू वांट टू मेक समबडी सफर, यू शुड नो हाउ टू मेक देम सफर। ये भी एक लाइफ है, ये भी एक लेसन है भाई, यू ऑल्सो हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू ऑल्सो हैव, अब वो नहीं आर्ट ऑफ वॉर किताब है, सबने पढ़ी होती है आर्ट ऑफ वॉर, छोटी किताब है ना, छोटी किताब है, जल्दी खत्म हो जाती है, बट भाई यू हैव टू अंडरस्टैंड आर्ट ऑफ वॉर, यू हैव टू अंडरस्टैंड स्ट्रेटजी, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू विन, यू हैव टू बी sometimes unapologetic about your ideas, you have to be sometimes unapologetic about your dreams, you have to give it out, और भाई you also have to understand कि भाई अगर आपको फॉर एग्जांपल बैटल पे भी जाना है ना, आपको वेपन्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बायो वेपन्स कैसे बनाए जा सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि भाई वॉर टूल्स क्या हैं, वॉर स्ट्रेटजीज़ क्या हैं। अब देखो इस दुनिया में आज 2023 में सिक्योरिटी कितना बड़ा इशू है, मैं नेशनल सिक्योरिटी या सिक्योरिटी के बारे में बहुत सोचता हूँ कि सिक्योरिटी हैज़ बिकम वन ऑफ द फंडामेंटल इशूज़ दैट वी आर फेसिंग राइट नाउ, एंड व्हाट डज इट मीन, लाइक जैसे हमने डिज़ाइन की बात की ना, व्हाट डज इट मीन बाय सिक्योरिटी इन दैट सेंस। अब सिक्योरिटी जो है, बॉर्डर्स बना लिया आपने कॉन्स्टिट्यूशंस बना दिया, आपने नेशन स्टेट्स बना दिए, आपने सब कर लिया है, और यार अब लोगों के माइंडसेट चेंज हो रहे हैं, दुनिया रीस्ट्रक्चर हो रही है, ईस्ट के पास पावर आ रही है, इंडिया, चाइना इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, पाकिस्तान इमर्जिंग इकोनॉमी है, ठीक है, और पूरा ये इनिशिएटिव जो रशिया BRICS है, ये पूरा इनिशिएटिव बहुत पावरफुल है। अब वो अमेरिकन्स का जो था ना कि यूरोपियंस थे कॉलोनाइज करके एक अपनी पावर हेजेमनी वहाँ बन ली, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर पूरी पावर कॉन्सेंट्रेशन एक जगह हो गई। अब पावर कॉन्सेंट्रेशन का टाइम नहीं, अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मल्टीपल हब्स विच विल हैव पावर। That's why you see wars happening in Ukraine, you see wars happening in Palestine. These are not wars of those people, these are wars of big powers. Russia, Americans, Iranians, Americans, you know, multiple people who want to gain. If you go down and study French colonies and the way still French colonies are being held, and the way the local people of Africa have to fight back and have to create probably an African Union in the future. Africa as a continent, where is the economy of Africa, where is the narrative of Africa in the world? अफ्रीका का नैरेटिव कहाँ है भाई? हम हार्वर्ड स्टैनफोर्ड तो 500 बार बोल चुके हैं, पर अफ्रीकन यूनिवर्सिटी ऑफ रवांडा में क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ नाइजीरिया की कोई यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, घाना में क्या हो रहा है,
उनके जो लोग हैं, जो लोकलाइज लोग हैं, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में जो वहाँ के लोग हैं भाई, दे हैव टू सस्टेन एंड दे हैव टू गेट देयर पावर बैक, एंड दिस इज द वे वर्ल्ड फंक्शंस इज आफ्टर एवरी 200-300 ईयर्स पावर स्ट्रक्चर्स चेंज. तो अभी भी हम एक ट्रांजिशन ऑफ पावर स्ट्रक्चर्स में. और पावर एक मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है. मतलब आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड पावर, टू अंडरस्टैंड कि यार हाउ डज दिस मैकेनिज्म फंक्शंस. क्योंकि अब देखो ना, आई एम फंडामेंटली, आई थिंक सो इन वन सेंस, आई एम अ बिहेवियरल साइंटिस्ट. अब ह्यूमन बिहेवियर्स को जब आप स्टडी कर रहे हो या बिहेवियर्स को इन जनरल स्टडी कर रहे हो, आई वुड लव टू राइट अ बुक ऑन बिहेवियर ऑल्सो, मगर द पॉइंट इज के अब जब आप बिहेवियर स्टडी करो तो सी हाउ मच ह्यूमन बिहेवियर इज रेगुलेटेड बाय पावर. पीपल गेट सक्ड इन बाय पावर. जहाँ पावर उनको मिल रही है. अभी जैसे हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, तो जितना कैपिटल होगा उतनी पावर है. Political capital, social capital, multiple forms of capital is giving you power. So a lot of human behavior is also associated with power. I mean, even on an individual scale, a lot of your since from your childhood to it is a lot of it is governed by power. बिल्कुल. अब देखो ना, ये क्लास डिफरेंसेस में देख लो यार. क्लास डिफरेंस इज अ फंडामेंटल थिंग. उसमें कितनी ज़्यादा पावर इन्वॉल्व है. माइग्रेशंस देखो, लोग गाँव से शहर क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ जॉब्स की फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, वहाँ ज़्यादा ज़िंदगी अच्छी बेहतर है, तभी ये माइग्रेशंस होती है ना. जैसे अब यहाँ से जो लोग हैं, अब वो मल्टीपल सबके हो सकते हैं, मगर पाकिस्तान से अगर फॉर एग्जाम्पल कोई यूरोप जा रहा है, कोई यूएस जा रहा है, सो प्रॉबेबली देयर इज़ अ बेटर ऑप्शन देयर, दैट्स व्हाई दे वांट टू मूव वहाँ पे भाई, दे वांट टू लिव देयर. अब जैसे आप कैनेडियन पासपोर्ट लेने के लिए हो, तो आपने अपनी 20 ईयर्स ऑफ लाइफ कैनेडियन इकोनॉमी को दी. इन रिटर्न आपको एक बेसिक लाइफ मिली वहाँ पे. या तो आप वहाँ पे एंटरप्रेन्योर बन जाओ या कुछ बन जाओ. देखो ना, वहाँ पे भी तो है ना, मतलब जो उनका ईस्ट है वो फ्रेंच कॉलोनाइज्ड है, जो उनका वेस्ट है वो इंग्लिश कॉलोनाइज्ड है. तो वहाँ पे भी पावर स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा हैं. पूरा साउथ ऑफ अमेरिका है, वहाँ पावर स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा हैं. तो पावर स्ट्रक्चर्स को समझना, पॉलिटिकल सिस्टम्स को समझना, आई थिंक गवर्नेंस के सिस्टम्स को समझना, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गवर्नेंस के हाउ गवर्नेंस फंक्शन, आई थिंक ऑल ऑफ दीज फंडामेंटल थ्योरीज या ये जो फंडामेंटल स्टडीज़ है ना, ये हमें अर्ली चाइल्डहुड के अंदर ना स्कूल्स में भी सिखानी चाहिए. बताना चाहिए स्कूल्स के अंदर कि आप जब तक कॉलेज लेवल तक पहुंच जाते हो, क्योंकि हर कंट्री अपना सिटीजन प्रोड्यूस कर रही होती है एट द एंड ऑफ द डे, आई थिंक सो. बट द पॉइंट इज़ कि यार आप ये टूल्स ऑफ थिंकिंग, you just don't put them to understand mathematics, you just don't put them to understand physics or arts or business, but you should also put time to make them understand societies. You should also put them time to understand humans. You should also put them time to understand governance. You should also put time to understand all these subjects, because these are very important for an individual to understand. Okay, how does government functions? Like, why do we have a parliament? Why there is a constitution? What is the relationship between parliament and constitution? Why there is Supreme Court of Pakistan? Why there is a Supreme Court in the very first place? All these questions should be taught to a 16-year-old or a 15-year-old, so that at least they create some mental model or some schema of thinking, because when they come to the real world, you have to use all these tools and skills to function. You have to understand, you have to make relationships. When you are doing business, for example, you have to make relationships with different companies, you have to make relationship with your customers, you have to make relationship with governments. If you are a multinational organization, you have to make relationship with all those economies. You have to understand how those economies function. So if you have to understand things on so many levels, so या तो आप as an individual बहुत ज़्यादा पढ़ें, बहुत ज़्यादा लोगों से बातें करें, बहुत ज़्यादा लोगों से सीखें, बहुत ज़्यादा आप सेल्फ ड्रिवन हो, तो आप ये सारी चीज़ें सीख जाएंगे. या तो फिर आप ये है कि आप स्कूल के अंदर आपको कुछ हद तक इस चीज़ों की तालीमात दी जाएँ, कि ताकि आपके पास एटलीस्ट आपके पास थिंकिंग टूल्स तो हों. एटलीस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की आगाही देने से एटलीस्ट ये तो होगा ना कि उसको बहुत इस एज में आके ये अंदाज़ा नहीं होगा कि नहीं यार, यू नीड टू नो अबाउट दीज थिंग्स टू इवन अंडरस्टैंड हाउ टू होल्ड अ कन्वर्सेशन आगे जाके. एग्जैक्टली. वरना आपको यही नहीं पता कि आपको बात किस चीज़ के बारे में करनी है. अगर आप नेटवर्किंग भी करें तो आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, बात वहाँ पे ख़त्म हो गई. हाँ, you should have a bag of topics to talk about. Exactly. You should have a lot of like you, like I in my experience of hosting podcasts, I haven't seen
इतना वास्ट ब्रेथ ऑफ नॉलेज का स्पेक्ट्रम जो है ना अभी तक, तो विद द डेप्थ एज वेल. ये सवालात पूछ के हुआ है भाई. मैं तारीफ़ ही कर रहा हूँ आपकी. थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट. अगर आपने बीच में हमारी ये जो है ना कन्वर्सेशन एक डिफरेंट टर्न पे चली गई थी अबाउट द आफ्टर द स्टेट ऑफ रिसर्च वाली बात पे, आपने बीच में कोई सेगवे लेना था. अगर आपको अभी तक याद है तो वो सेगवे ले लें, वरना तो मेरे पास एक इम्पोर्टेंट और. हाँ यार, ये तुमने बड़ी अच्छी बात की. तुमने सेगवे याद रखा था, मैंने भी रखा था. वो तुम्हारे आई थिंक डिज़ाइन से ही अच्छा रिलेटेड था. हाँ, वो डिज़ाइन से ही रिलेटेड था और वो वही जो हम लोग बात कर रहे थे उसी से रिलेटेड था. क्योंकि मैं मीडिया स्ट्रक्चर और डिज़ाइन इस तरफ चला गया था. पर दिस इज आई थिंक दिस इज द ब्यूटी ऑफ द पॉडकास्ट ना. एग्जैक्टली कि यू हैव सो मच ट्रैवर्स, कंस्ट्रेंट नहीं होता. हाँ, यू हैव सो मच ट्रैवर्स ऑफ थॉट्स. यू समटाइम्स डिस्कस topics that you didn't even thought before to discuss. Exactly. है ना. A lot of things you were not you didn't plan. You don't plan. You can't plan a podcast. It's very difficult to plan a whole podcast. Definitely, मैं करता भी नहीं कभी. नहीं, for me it is like fundamentally it is a lot more about कि क्या क्या चीज़ें हैं, you know, just you explained a lot of things जिसके बारे में ये बात एटलीस्ट पता चलती है कि नहीं यार दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये बात पता होनी चाहिए. अब आपको नहीं पता तो ऑब्वियसली अब तो अभी तो स्टेट है कि अभी स्कूलों में नहीं पढ़ाई जा रही. पढ़ाना चाहिए. तो मुझे अभी तो खुद ही पढ़नी है. तो एटलीस्ट जो खुद पढ़नी है तो वो मुझे पता चला कि मुझे अभी और क्या क्या पढ़ना है. और ख़ुद पढ़ने के लिए अच्छे उस्ताद चाहिए. एग्जैक्टली. अच्छे उस्ताद चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना आपको एक उस्ताद अच्छा सिखा देता है ना, वो आपको 1000 किताबें नहीं सिखा सकती. आपका जो उस्ताद है ना, अगर आपको एक अच्छा थिंकर, एक अच्छा सोचने समझने वाला उस्ताद जो आपके साथ मुखलिस है, वो अगर आपको मिल जाए तो आप बहुत लकी हैं. एग्जैक्टली. आपको उस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए. वो बहुत वास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होकर आपको मिले होते हैं. यू कांट फाइंड दैट इन एनी बुक. आपको इतनी वो जो आपको जाके एकदम 500 पेज पे जो समझ आएगी ना, वो इतना कन्वर्ज होकर आपको बता देगा कि आपको नहीं पता चल सकता. ऐसे सही बात. एक रिसर्च भी थी कि यूनिवर्सिटी के अंदर ना, अगर आप बैचलर्स कर रहे हो तो अगर आपका अगर 3-4 प्रोफेसर से ह्यूमन लेवल रिलेशन है तो आपके करियर प्रोस्पेक्ट के अंदर आपका रेट ऑफ सक्सेस बहुत बढ़ जाता है. दैट्स अमेजिंग. आपका रेट ऑफ सक्सेस बहुत बढ़ जाता है क्योंकि आपने पूरे प्रोसेस को ह्यूमनाइज कर लिया होता है, ऐसे बंदे के थ्रू जिसने पूरी ज़िंदगी जी ली है भाई. एग्जैक्टली. और अगर उसका खुद का एक स्ट्रेचर बहुत बड़ा है तो दैट्स द बेस्ट पार्ट दैट यू गेट दैट नॉलेज. तो यही है कि नॉलेज क्रिएशन. मेरे जहन में मल्टीपल टॉपिक्स आ रहे थे. आई वाज आल्सो थिंकिंग, मेरे जहन में एक है इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मुझे पता है कि उस पर बात तो होनी ही है. तो वो ये था कि यू हैव बिन, जो कि ऑब्वियसली जो एक बहुत ग्लोरीफाइड स्कीम है इन आवर इकोसिस्टम, यू हैव बिन अ स्टैनफोर्ड PhD कैंडिडेट. बिल्कुल. वो आपने छोड़ दिया है. तो इसके पीछे की कहानी क्या है यार? आई वांट टू मेक प्लेनेरियन. व्हाट्स प्लेनेरियन? जो मेरा एक इनिशिएटिव है. द थिंग इज़ कि आई थिंक अबाउट इट, आई एम ऑलवेज थिंकिंग अबाउट इट. It is towards individual autonomy and individual prosperity. And this is a new path, a new journey that I am on. And I am always trying to understand and dissect it from different point of views. The first thing that I am doing in that initiative is an educational neuroscience company called Bonsai. We want to disrupt a lot of educational things through neuroscience. And then there is a बायोटेक्नोलॉजी थिंक अबाउट इट. पर मैं एक और चीज़ सोच रहा था बिफोर कमिंग टू दिस, कि अब जैसे हम कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हैं या मैं एक न्यूरो साइंस ग्रेजुएट हूँ और मैंने इन 2 सब्जेक्ट्स की चीज़ें पढ़ी हैं. और अभी हम लोग मोस्टली वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ AI, मशीन लर्निंग. क्योंकि हम कंप्यूटेशनल साइंटिस्ट हैं ना, तो हम उस थिंकिंग से सोच रहे होते हैं. अगर हम फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते तो हम पोस्ट कॉलोनियल थिंकिंग पे सोच रहे होते हैं कि हम एक पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी में इसकी गवर्नेंस कैसे चलेगी, इसकी लोग किस तरह अब नए स्ट्रक्चर्स की तरफ जाएंगे. एक्सपर्टीज नैरेटिव ड्राइव करती. या एंथ्रोपोसीन के हम रीजन में हैं तो हम उसके हिसाब से सोच रहे होते हैं. या हम इकोनॉमिस्ट होते तो हम सोच रहे होते कि हम फार एक्सेलरेशनिज्म, कोई कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, उसको हम किस तरीके से और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. अब जैसे देखो ना, SpaceX है, ब्लू ओरिजिन है, ये 2 बड़ी कंपनीज हैं क्योंकि they want to now go to Mars and colonize Mars and also make us like a multi-planetary species. और उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मुझे लगता है कि जो स्टेट ऑफ द आर्ट होता है ना किसी भी नॉलेज का, वो बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है आपके नेक्स्ट स्टेप्स को. जैसे फॉर एग्जांपल
astrobiology is one subject that I am very fascinated about. I love biology more than I think anything in these days. Single cell biology ho, RNA sequencing ho, RNA biology ho, the way cells function, cells की पूरी mechanics, cells की details are amazing to me. Multicellularity, कि how different cells talk to each other, how this ecosystem functions, then tissue to organism. So mostly cellular level पे and multicellularity level पे I have a great interest because मैंने neurosciences में when I was studying brain, तो brain में भी एक cell नहीं होता neuron. There is multiple cells. There is glial cells, microglial cells, astrocytes, oligodendrocytes. So there is multicellularity even in the brain. So the idea was कि अच्छा मैं जब PhD के लिए गया तो मेरा एक फैसिनेशन थी विद एकेडेमिया, वो थोड़ी सी डिफरेंट हो गई. टू बी ऑनेस्ट, इफ आई टॉक विद यू ना, आई एम स्टिल प्रोसेसिंग अ लॉट ऑफ स्टफ. ओके. I am under a lot of processing these days because to have your goal set towards becoming a professor with a lab, and then you have your goal which is set towards creating companies and business. These are two different worlds altogether. Obviously, they are two different spaces and they are very mature spaces. Yeah. Because उसके जो epitomes हैं वो बहुत different है. Yeah. उसके pathways बहुत different है. उसके नेटवर्किंग बहुत डिफरेंट है, उसके सर्कल्स बहुत डिफरेंट है, उसका माइंडसेट, उसके गोल्स, उसकी हर चीज़ बहुत डिफरेंट है. तो अब जब मैंने अपने गोल्स शिफ्ट किए टूवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप, एंड द रीज़न आई थिंक टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, द मेजर रीज़न वॉज टू फंक्शन इन द वर्ल्ड, टू फंक्शन नॉट इन अ सेफ स्पेस और इन अ स्ट्रक्चर स्पेस विच इज़ एकेडेमिया, which is of course a part of the world, but also to function in an open environment. जो एक नॉर्मल ज़िंदगी है उसके अंदर आप किस तरीके से सिर्फ इम्पैक्ट भी नहीं, आप किस तरीके से मूव कर सकते हो, किस तरीके से आप चीज़ों को चेंज कर सकते हो, किस तरीके से आप एक उस तरफ सोसाइटी को मनूवर करने की कोशिश कर सकते हो कि जहाँ पे यू थिंक द नेक्स्ट पैराडाइम शिफ्ट कैन हैपन. Where you can think that, for example, Bonsai is an educational neuroscience company. Yeah. There are a lot of goals behind it. It's very complex. It has a lot of complexity. Yeah. But one of the biggest goals that we have is we want to create new individuals who have tool sets and mindsets to cater and solve new problems that we are facing. For example, one of them is climate change. ठीक है. One of them are diseases. One of them is our agricultural ecosystems. One of them is, for example, our security. One of them is governance. One of them is how to restructure politics. One of them is how to create great scientists and to sustain this scientific revolution. One of them could be कि how can you minimize the class difference. Yeah. ठीक है. So all these problems that we are facing, we need individuals who have a mindset to solve it. And like all of it is obviously translating to, you know, this problem that, you know, our current education system is failing us to do to achieve that. I think हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा भी है, मगर हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत पुराना भी है. Yeah. और हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें बहुत सारे लेवल्स पे फेल भी करता है. और हमारा एक इंडस्ट्रियल टाइम आउटडेटेड सा करिकुलम है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज द रीज़न इज़ कि इंटरनेट के बाद से अगर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है. Yeah. ठीक है. और 2023 के अंदर जो आपके पास एक्सेस टू नॉलेज है, तो आपके पास एक्सेस है. अब देखो, एजुकेशन इज़ ऑल्सो अ टूल. एजुकेशन फॉर एग्जाम्पल मास लेवल एजुकेशन इज़ ऑल्सो बाय डिज़ाइन. अब फॉर एग्जाम्पल जब अमेरिका का सिंगल करिकुलम इंट्रोड्यूस हुआ था कि एवरी अमेरिकन हैव टू गो थ्रू अ सिंगल अमेरिकन करिकुलम, was to give them a common American experience so that they can associate themselves as American citizens. Because अमेरिका में इतनी heterogeneity है, इतनी ज़्यादा फ़र्क लोग रहते हैं कि जिनके origins multiple यूरोपियन स्टेट से हैं, फिर एक्स स्लेव्स की पूरी सोसाइटी वहाँ पे रहती है और उनका पूरा डायनेमिक्स बहुत डिफरेंट है.
और फिर बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो रही होती है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा इंडियंस रहते हैं, पाकिस्तानी रहते हैं, ईरानियन रहते हैं, सो दे ऑल हैव टू एसोसिएट देमसेल्व्स एज अमेरिकन ना, so that's why they created that system. Japanese, I think, created that system. I was listening to Faisal Bari. He's an educationist in LUMS right now, and Faisal Bari was talking about this particular theory. Even though he's a Rhodes scholar, he has a PhD from Oxford. Okay. He's a Rhodes scholar, and Rhodes was a guy who was a colonizer, and now even the Cambridge people don't associate too much with the Rhodes, because of course your knowledge and you're learning every time. So he was talking about this, and how education on a mass level is a tool. Like mass education is a tool. Even Anzar Khaliq, who is the head of pedagogy at Habib University, he also talks about this, that education used to be the part of only the privileged, because there were empires. Yeah. Then nationalism happened, then individualism happened. उससे पहले एम्पायर्स थी. एम्पायर्स के अंदर जो रॉयल फैमिलीज थी उनके पास एजुकेशन फ़र्क होती थी, और जो पूरी की पूरी प्रजा होती थी ना उनके पास एजुकेशन फ़र्क होती थी. जैसे बुद्धा की भी आप स्टोरी पढ़ो तो वो एक प्रिंस था जिसको बहुत डिफरेंट किस्म की एजुकेशन दी गई थी. Yeah. और फिर उसने रिवॉल्ट किया अगेंस्ट their royal family, and then he went towards suffering of people, and then he created all of his ideas. Yeah. और जिसको सेट ऑफ आइडियाज़ को हम बुद्धिज्म बोलते हैं. ठीक है. तो education is in that sense. To be honest, when you invited me to this podcast and I was thinking about this, so I thought it to be more like my journey, my talk, talking to like ex-fastians, talking to people, and just enjoying my time. So I didn't thought to have a proper structure of what is planarian, what is 49, what is bonsai. It's understandable. Because down the line, in a few years, as these things get more evolved, it gets more materialized, it gets a bigger impact. Because right now I'm working on two things right now. One is 49, which is a biotechnology company, which aims to work and solve brain diseases. All right. And we want to use microglial biology and cutting edge biological systems where there is spatial biology, single cell biology, proteomics, metabolomics, and many other methods like those, and to create novel therapeutics which can help you to solve those diseases which doesn't have any cure right now. So I have picked, for example, right now is diabetes, epilepsy, multiple sclerosis, addiction. But we also want to see that if we can evolve in this area of research, then we also want to work on neurodevelopmental disorders. We also want to work on dementia. We also want to work on Alzheimer's. We want to work on these diseases which are really complex to solve. And everything in biology happens very step by step. It's very descriptive. It takes a lot of efforts. It takes a lot of energy. It needs those ecosystems, which I wish we are able to create in South Asia. We are able to create in Karachi. We are able to create in Pakistan, because our populations are very understudied. And at the end of the day, we just don't have to rely on the research that's happening in Massachusetts for the people of Massachusetts. We also have to rely on the research which happens in Karachi for the people of Karachi, by the people of Karachi. Yeah. Because at the end of the day, we have to work on our problems and to solve our problems, because nobody else is going to come and save you. You have to work for your own thing. That's the first thing, that you have committed yourself to get a certain thing done, and it's your commitment. Nobody told you to make that commitment. Yeah. Nobody promised you a success at the end of the day. There is no promise. The whole promise is you made it by yourself with the ecosystems, and there's a network, there are friends, there are people, there is economics, there is business, there's a lot that goes back into that, and that creates that ecosystem. Take Sam Altman, take OpenAI, Yeah. take Apple, take Microsoft, take for example Google. The way Google was created in a lab at Stanford with Larry Abbott and those people, and they tried to take that search engine जो कि सिर्फ indexing करता था, and to transform it into a whole technological giant. Yeah. जिसका अब product portfolio is crazy. Yeah. It's the craziest company which exists in the world, Google, and its CEO is not Larry Abbott, it's Sundar Pichai, who is coming from IIT Kharagpur, get a degree from Wharton.
ठीक है, वॉर्टन से MBA करने के बाद ग्रेट थिंकर, ग्रेट माइंड, एंड इज एबल टू सस्टेन एंड ग्रो दैट इकोसिस्टम. टेक सत्या नडेला भाई, शिकागो बूथ से MBA, अमेरिकन गाय. He didn't created Microsoft. Bill Gates had an access to computers when he was young, and he has a mom who had connections with IBM, who were able to inject early capital in the company, and then they have this idea because computational sciences तो बहुत पुरानी है. Computational sciences तो वो एक बंदी है एडा लवलेस, उससे भी पुरानी है, क्या नाम है, चार्ल्स बेबेज से भी पुरानी है. सो एडा लवलेस was the first one who was used to think computation. फिर उसके बाद computation sciences में बहुत लोगों की contribution है. फिर एलन ट्यूरिंग है, great contributions, ठीक है. मार्विन मैकिन्सी है, who was one of the guy who created the whole field of artificial intelligence. उसके बाद फिर बहुत लोग हैं जो AI में काम करते हैं, मशीन लर्निंग में काम करते हैं. फिर अब देखो ना, computational sciences या computers का बनना भी कितना इंटरेस्टिंग है कि electronics have to function, computational thinking have to function, mathematics have to function, electricity has to happen, so many things have to happen in the background. So then you have your state of the art at that place where you can imagine a personalized computer. Mainframe computers से इतने बड़े बड़े जिनकी हीट सिस्टम को संभालना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी, उससे हमारे पास ये डिवाइस है विच इज़ 100K times faster जिसका ट्रांजिस्टर. अब इससे वी आर मूविंग टूवर्ड्स DNA computation where you can save data and retrieve data from a DNA molecule which have a great intensity to save data which even this hardware cannot save. For me it's surreal to be honest कि यार एक मटीरियल में जो एक सेमीकंडक्टर है उसके अंदर you are able to store data and take data out. You are recording me, my whole experience through a camera, and somebody sitting in Gurgaon or could be somebody sitting in San Francisco can fucking see me, bro. Like he can see me. This is surreal. This is not reality. And if this is reality, then down the line in 200 years you will see DNA computation happening. You will see synthetic biology coming to a level where even there is a company called Asimov, one of the great companies. I love the company. I have met the professor who created the company, Christopher Weigott, and I just fall in love with the idea of that company to design computational cells on computational machines. That's the reason I use the word computation. I don't use word computational machine is something different. अब आप NVIDIA देखें, what a company NVIDIA is crazy to me. GPUs बनाती है वो कंपनी, ठीक है. उसका CEO इज़ वन ऑफ माई फेवरेट CEO. उसकी स्टोरी पढ़ो, उसकी लाइफ पढ़ो. आप छोड़ें CEO, भूल जाएं आप, घर गया CEO अपने. आप सिर्फ कंपनी का स्ट्रक्चर उठा के देखें कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो दे हैव. ताइवान में देयर इज अ सेमीकंडक्टर कंपनी टोनी एंड को जो सिर्फ सेमीकंडक्टर्स बनाती है. मेरे एक दोस्त हैं, अथर अली नाम है उनका. ही इज़ अ PhD I think in bioengineering. He has a background in electronics engineering. He has worked with several companies, but now he's an engineer at ASML, and he's working on a machine which will be launched in 2032. Or he is a lithographer right now. He's a systems engineer, lithographer right now. अब ASML जैसी कंपनीज को जब आप डाइसेक्ट करके पढ़ना शुरू करते हो ना, और आप उनके प्रोसेसेस देखते हो, आप उनके मल्टीपल प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज देखते हो, उनकी डिज़ाइन थिंकिंग देखते हो, उनकी साइंटिफिक थिंकिंग देखते हो, उनकी इकोनॉमिक्स, उनकी बिजनेस, उनकी गवर्नेंस, उनकी पॉलिटिक्स, उनका पूरा इकोसिस्टम जब स्टडी करते हो ना, इट ब्लोज योर माइंड कि यार हाउ अमेजिंग दिस इज़. और ये कहानी आज से शुरू नहीं है, ये कहानी 300-400 साल से शुरू है भाई. ये समझ लो यूरोपियंस कंपनीज 100 साल पुरानी है, ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल टेक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हाउ ओल्ड इट इज़. Lonza, Roche, these are very old companies. They have take cars, Mercedes, Ferrari, BMW. How old these companies are. इनकी इंजीनियरिंग इवॉल्व होते होते 200 साल पुरानी इंजीनियरिंग है इनके पास. 200 साल पुरानी इंजीनियरिंग. You are a drop in that time. Your lifetime of a 20-year-old productivity lifetime, which I think starts from
अराउंड 25 टिल एज ऑफ 55, 30 ईयर्स का कर लो, उस 200 साल के अंदर जिसमें कितने इंडिविजुअल्स ने अपनी थिंकिंग डाली है, अपनी इंजीनियरिंग डाली है, अपनी एफर्ट्स डाले हैं to create a giant like BMW, to create a giant like Mercedes, to create a giant like Ford, to create a giant now, for example, like Microsoft, to create a giant like Google, to create a giant, for example, like Toyota, like Suzuki. It's unreal. It's crazy. This world is crazy. And to imagine to have such a big giant like Planarian down the line in 50 years, down the line in 60 years, is something that one mind becomes hard to encapsulate. Yeah. But this thing can happen and will happen, and somehow down the line 50 years, 40 years, 30 years, 20 years, 10 years, when you see the progress of happening in biotechnology, neurosciences, education, the kind of ideas that I have, the kind of professor that I talk to at Stanford, Harvard, University of Toronto, Switzerland, Pakistan में fast में, It's a long plan. it's a long plan, it's a long plan. vision, it's a long thing to talk about, and you need a lot of people Exactly. to यार. work for it. खत्म भाई. You need to train a lot of minds to work for it. You know, ये डे 1 में मर्सिडीज के पास ये सारे लोग नहीं थे, ये ट्रेन की उनकी यूनिवर्सिटीज ने. TUM म्यूनिख में कितने स्टूडेंट्स पढ़ के वहाँ जाते हैं. फास्ट कंप्यूटर साइंटिस्ट प्रोड्यूस करता है ना. सिस्टम लिमिटेड हमारी सबसे बड़ी कंपनी कहते हैं हम. टाटा, विप्रो, कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं. सिस्टम लिमिटेड उसके सामने उसका 10% भी नहीं है. Exactly. और वो कितनी पुरानी कंपनीज हैं. IIT के कितने लोग उसके अंदर इंजेक्ट हुए हैं. एक बायो टेक्नोलॉजी कंपनी है बायोकॉन इंडिया के अंदर, उसकी जो CEO हैं, शी इज़ माई आई लव हर, शी इज़ लाइक माई आइडियल. आई वॉन्ट टू बिकम हर वन डे. दैट वुमन, her father used to have a brewery. He used to just make beers, and she went to have a master's degree in brewing, but she came back, she made a biopharmaceutical company, and now they are one of the biggest players in creating insulin, which is way more cheap than the insulin they used to get from the USA, and they cater Indian audience. Amazing. And the number of people that live in subcontinent, 1.6 billion people इंडिया में हैं. पाकिस्तान में कितने लोग हैं, हम इतने सारे लोग हैं. So we need a lot of those efforts. So for example, in Planarian, right, in Bonsai and in 49, we are a group of people. We are around 20-30 people right now, and we are working on these ideas every day. And probably down the line, let's see how this thing Exactly. I mean, I'm really sorry to interrupt the train of thought, but I Time हो गया है. think नहीं, टाइम तो मेरे पास बस एक ही कंस्ट्रेंट होता है इस पॉडकास्ट में, स्टोरेज कैपेसिटी. Yep. And I don't think I will ever have the storage capacity to distill your ideas उस तक. तो obviously एक एपिसोड के अंदर तो नहीं हो पाएगा. इन कैमरा से तो नहीं. बात कैमरा से नहीं, बात है कि हमें 5-6 बार बैठना पड़ेगा. Exactly. To complete it, and that's why my co-founder Basif, he's a great guy. I have already. You have talked with him. I've already scheduled. He's वो good तो in obviously giving we have the same. We are in the same field, so Yes. I'm really looking forward to that podcast. Yeah, we are collaborating लेकिन also. to for the constraint of storage capacity, यार, just to conclude things, मतलब भाई, this has been unreal for me. It was good. मेरी थोड़ी सी जो है ना, मेरा प्रोसेसर जो है वो बर्न आउट होने वाला था अबाउट द थिंग्स जो कि एटलीस्ट जिनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज, जिनके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं, जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं था कि एग्जिस्ट करती है. तो Do you know viral technologies? Do you know my encephalitis virus? आप और ना करें. So there is also encephalitis virus. There is a whole bio weapon program that America has that is stopped in 1970. यार मैं यही इसी बात पे बस कंक्लूड कर सकता हूँ. इट्स क्रेजी द ब्रेथ ऑफ नॉलेज दैट यू हैव. इट्स बीन अमेजिंग एंड आई वुड लव टू हैव यू अगेन, जिस पे हम स्पेसिफिकली Planarian, obviously sounding like a group of companies, उस पे डिस्कस करें. Yes. And then you will In give 2 me years. In 2 years. नहीं, हम फिर मैं दोबारा से तो ले आऊँगा. इस बार भी ले आया था, तब भी ले आऊँगा इंशाल्लाह. Is great persistence. Great. चलें. Yeah, great talking to you. I love your personality. Yeah. I just love to talk to you, to be honest. Thank you so much, Atta bhai. Perfect. It was amazing. Great. So that's a wrap. That's right. Perfect.